अनाथ लड़के ने एक दफनकार में शरण पाई और दरवाजा खोलते ही फूट फूट कर रोने लगा। हमें नीचे टिप्पणी में बताएं कि आप हमें किस शहर से सुन रहे हैं। लाइक बटन पर क्लिक करें और हम कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। वीर 10 साल का था जब उसे पता चला कि निर्मला बाल आश्रम की संचालिका ने उसके सबसे अच्छे दोस्त रोहन को एक ऐसे परिवार को बेच दिया था जिसने खेतों में हल्के काम का वादा किया था। उस सुबह उसने डॉर्मेट्री की खिड़की से यह लेन देन देखा था। हाथों में बदलते हुए सिकुड़े हुए नोट, हस्ताक्षरित किए गए जाली दस्तावेज, यह वादे कि बच्चे को बेहतर जीवन मिलेगा। वीर सच जानता था। 9 साल का रोहन जो कागज के हवाई जहाज बनाता था और किसी दिन पायलट बनने का सपना देखता था। वह लड़का जो वीर के बीमार पड़ने पर अपनी रोटी का हिस्सा बांटता था, जो छोटे बच्चों को हंसाने के लिए कहानियां बनाता था। रोहन उस सुबह एक विशेष गोद लेने के झूठ के तहत गायब हो गया था। जयपुर के बाहरी इलाके में निर्मला बाल आश्रम एक भूरे किले की तरह खड़ा था। 40 बच्चे नमी वाले कमरों में ठूसे हुए थे। राशन का भोजन जो मुश्किल से सभी के लिए पर्याप्त होता था। किसी भी विरोध पर कठोर दंड दिया जाता था। वीर 5 साल पहले यहां आया था जब उसके माता पिता उस खदान में हुए ढहने में मारे गए थे जहां वे काम करते थे। कोई ज्ञात रिश्तेदार न होने के कारण कोई उसके बारे में नहीं पूछता था। आश्रम के बच्चों ने अनलिखे नियम तेजी से सीख लिए थे। जो लोग गायब हो जाते थे उनके बारे में सवाल नहीं पूछना, स्थितियों का विरोध नहीं करना। जब कोई अजीब आगंतुक आता था तो अदृश्य रहना। समस्या पैदा करने वाले बच्चों को तहखाने में बिना रोशनी के कई दिनों तक रखा जाता था। जो लगातार विरोध करते थे वे बस एक रात गायब हो जाते थे और भोर से पहले उनकी बिस्तरों पर नए चेहरे आ जाते थे। वीर उपयोगी बनकर बच गया था। वह फुर्तीला था, छत पर चढ़कर मरम्मत कर सकता था, भारी बोरी उठाने के लिए मजबूत था और बिना पता चले घूमने के लिए शांत था। संचालिका शांति देवी उसे ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करती थी जिनमें विवेक की आवश्यकता होती थी और बदले में वीर को सबसे क्रूर दंडों से सुरक्षा मिलती थी। लेकिन वह सुरक्षा तब समाप्त हो गई जब वीर ने रोहन के साथ क्या हुआ यह सीधे पूछने की गलती की। वह बच्चा वीर बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा है। उस शाम उसने संचालिका को फोन पर यह कहते हुए सुना था। हाँ, 10 साल का, गहरे बाल, हरी आंखें, उसका कोई परिवार नहीं है जो उसके बारे में पूछे। अगली खेप के लिए एकदम सही। वीर ने वह रात जागकर बिताई, सोने का नाटक करते हुए निराशा में भागने की योजना बना रहा था। उसने हफ्तों तक गार्डों के रूटीन का निरीक्षण किया था। उसने देखा था कि दूसरी मंजिल के बाथरूम की खिड़की में ढीली सलाखें थीं। उसने रात की गश्त के समय को याद कर लिया था। जब भोर की पहली रोशनी दिखाई दी तो वीर ने अपनी योजना को कार्य रूप दिया। सुबह नहाने के समय, जबकि अन्य बच्चे स्नान कर रहे थे, उसने खाने के कमरे से चुराई हुई चम्मच से ढीली सलाखों पर काम किया। एक एक करके सलाखें इतनी झुक गईं कि उसके दुबले शरीर के लिए पर्याप्त जगह बन गई। वह खिड़की से फिसल गया और नाली के पाइप से नीचे उतरा। अपनी नंगी हथेलियों पर ठंडी धातु महसूस कर रहा था। पिछला आंगन शांत था। उसने उभरे हुए पत्थरों का उपयोग करके दीवार को फांदा और दूसरी तरफ कूद गया। झाड़ियों में उतरा जिसने उसके गिरने को नरम कर दिया। वह पत्थरों से भरी गलियों में दौड़ा जबकि शहर जाग रहा था। उसके आश्रम के कपड़े उसे उजागर कर रहे थे। फीका भूरा पतलून, पीली सफेद कमीज, छेदों वाले जूते। वह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा वह था, एक भगोड़ा अनाथ। वीर ने ट्रेन की पटरियों का पीछा किया जो अरावली की पहाड़ियों की ओर जाती थीं। उसने आश्रम के कर्मचारियों को पहाड़ों में छूटे हुए गांवों के बारे में बात करते सुना था। ऐसी जगहें जहां खदानें खत्म हो गई थीं और परिवार जा चुके थे, अपने पीछे खाली घर और यादें छोड़ गए थे। जब वह एक गहरी खाई पर बने ट्रेन पुल पर पहुंचा तो सूरज आसमान में ऊंचा था। नीचे वह एक जर्जर खनन बस्ती का जंग लगा कंकाल देख सकता था। ढही हुई छतों वाले मिट्टी के घर, बिना घंटी वाले एक मंदिर, समय के मारे लकड़ी के ढांचे। वह एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से नीचे उतरा और उस वीरान बस्ती गोस्ट टाउन में पहुंचा। गलियां खरपतवार से भरी थीं, दरवाजे टूटे कब्जों पर लटके थे। टूटे शीशों वाली खिड़कियां एक आसमान की ओर खाली आंखों की तरह देख रही थीं, जिसने बहुत सारी विदाई देखी थी। उसने एक के बाद एक घर तलाशा, शरण के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था, लेकिन सभी की छतें आंशिक रूप से ढही हुई थीं या सड़े हुए फर्श थे जो उसके वजन के नीचे झुक जाते थे। जब सूर्यास्त पहाड़ों को सुनहरे रंगों में रंगने लगा, वीर को अभी भी सुरक्षित ठिकाना नहीं मिला था। तभी उसने गांव के अंत में एक अजीब चीज देखी। जंगली ढंग से उगे पेड़ों के बीच, वर्षों की बारिश से जमा हुई मिट्टी और खरपतवार से लगभग पूरी तरह से छिपा हुआ, वहां कुछ ऐसा था जो औपनिवेशिक खंडहरों से संबंधित नहीं था। एक दफन
कार का आयताकार आकार। वीर सावधानी से पास गया। वाहन का केवल ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा था, जैसे कि जमीन ने धीरे धीरे सब कुछ निगल लिया हो, सिवाय छत और पिछली खिड़कियों के। यह एक शानदार एम्बेसडर कार थी, एक ऐसे मॉडल की जिसे वह पहचानता नहीं था। एक नीले रंग में रंगी हुई, जो अभी भी जमा हुई गंदगी के नीचे चमक रही थी। उसने ड्राइवर के दरवाजे के चारों ओर अपने हाथों से खोदना शुरू कर दिया, ठोस मिट्टी और छोटी जड़ों को हटा रहा था। काम थका देने वाला था, लेकिन कुछ उसे जारी रखने के लिए प्रेरित कर रहा था। शायद यह अंधेरा होने से पहले शरण की जरूरत की निराशा थी, या शायद एक अकथनीय अंतर्ज्ञान कि यह कार महत्वपूर्ण रहस्य छिपाए रखेगी। 1 घंटे की खुदाई के बाद वह दरवाजे के हैंडल को पर्याप्त रूप से आजाद करने में सफल रहा। उसने अपनी पूरी ताकत से खींचा और दरवाजा एक धातु की कराहट के साथ खुल गया, हवा छोड़ता हुआ, जिसकी गंध पुराने चमड़े और रुके हुए समय की थी। वीर ने कार के अंदर झांका और जो कुछ उसने देखा, उसने उसे एक ऐसे रहस्योद्घाटन की तरह मारा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। इंटीरियर पूरी तरह से संरक्षित था। भूरे चमड़े की सीटें ऐसे चमक रही थीं जैसे उन्हें हाल ही में पॉलिश किया गया हो। वार्निश किया हुआ लकड़ी का डैशबोर्ड सूर्यास्त की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था, लेकिन जिस चीज ने वास्तव में उसका ध्यान खींचा वह थीं वे वस्तुएं जो उसने पाईं। पिछली सीट पर जीवंत रंगों में हाथ से बुनी हुई एक रजाई थी। उस पर सावधानी से व्यवस्थित खिलौने थे जो स्पष्ट रूप से एक बच्चे के थे। टिन के सिपाही, कांच की गोलियां, एक लकड़ी का घोड़ा जो असाधारण विस्तार से हाथ से तराशा गया था। फर्श पर उसे मोम के कपड़े में लिपटी हुई किताबें मिलीं, रोमांच की कहानियां, समुद्री डाकुओं और खोजकर्ताओं की कहानियां, विस्तृत चित्रों के साथ प्राकृतिक विज्ञान की किताबें, ऐसी किताबें जो उन माता पिता के बारे में बात करती थीं जो शिक्षा और कल्पना को महत्व देते थे। लेकिन यह वह चीज थी जो उसने दस्ताने के डिब्बे में पाई, जिसने उसकी गालों पर आंसू बहाने शुरू कर दिए। अंदर एक पारिवारिक तस्वीर थी, मूंछों वाला एक शानदार आदमी, एक सुंदर महिला फीते वाली साड़ी में, और उनके बीच एक बच्चा जो 10 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता था, ठीक वीर की उम्र। लड़का इतनी शुद्ध, इतनी पूर्ण खुशी के साथ मुस्कुरा रहा था कि वीर को सालों पहले कुछ ऐसा ही महसूस करना याद आया। इससे पहले कि जीवन ने उसे सिखाया कि खुशी एक विलासिता थी जिसे अनाथ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तस्वीर के नीचे एक सुंदर लिखावट में लिखा गया नोट था, हमारे प्यारे बेटे आरव को उसके 10वें जन्मदिन पर। यह कार उसे उन सभी रोमांचों तक ले जाए जिनका वह सपना देखता है। हमारे पूरे प्यार के साथ, पापा और मम्मी। 15 मई 1965। वीर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया, कांपते हाथों से तस्वीर पकड़े हुए। वह बिना रुके रोने लगा। वह आश्रम में 5 साल के अकेलेपन के लिए रोया। वह एक खदान के अंधेरे में मरे हुए अपने माता पिता के लिए रोया। वह रोहन के लिए रोया जिसे अजनबियों को माल की तरह बेचा गया था। वह उन सभी बच्चों के लिए रोया जो अपनी बिक्री की कीमत की गणना करते हुए खाटों पर सोते थे। लेकिन वह किसी और गहरी चीज के लिए भी रोया, इस खोज के लिए कि आरव जैसे परिवार मौजूद थे जहां बच्चों को इतने तीव्र प्यार से प्यार किया जाता था कि उनके माता पिता उन्हें रोमांच के उनके सपनों को पोषित करने के लिए कारें उपहार में देते थे। परिवार जहां जन्मदिन जीवन भर चलने वाले उपहारों के साथ मनाए जाते थे, जहां प्यार को तस्वीरों और प्यारे नोट्स में संरक्षित किया जाता था। वह रोया क्योंकि वह अंततः समझ गया था कि उसने क्या खो दिया था, न केवल जब उसके माता पिता मर गए, बल्कि आश्रम में उन सभी वर्षों के दौरान जब वह भूल गया था कि बच्चे बिना शर्त प्यार किए जाने के लायक हैं। वह पिछली सीट पर सिकुड़ गया, हाथ से बुनी रजाई में लिपटा हुआ, जिसमें धीमी गति से लैवेंडर और मातृ स्नेह की गंध आ रही थी। 5 साल में पहली बार वीर कुछ हद तक सुरक्षा जैसा महसूस करते हुए सो गया। वह नहीं जानता था कि यह दफन कार ऐसे रहस्य छिपाएगी जो उसके भाग्य को पूरी तरह से बदल देंगे। वह नहीं जानता था कि आरव भारत के सबसे उदार पुरुषों में से एक बनने के लिए बड़ा हो गया था। वह नहीं संबंधाता था कि 5 बुल्ली कार हो गया था। जानता था कि उस कार में प्रवेश करके उसने एक नए जीवन की दहलीज पार कर ली थी जिसकी उसने कभी हिम्मत नहीं की थी। कार उसका ठिकाना बन गई थी, लेकिन जल्द ही उसे पता चलेगा कि यह संभावनाओं से भरे भविष्य का द्वार भी थी जो न केवल उसकी बल्कि उसके जैसे सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदल देगी। वीर कार की पिछली खिड़कियों से छनकर आती सूरज की पहली किरणों से उठा। एक पल के लिए वह भूल गया था कि वह कहाँ था, लेकिन पुराने चमड़े की गंध और उसके पास आरव के खिलौनों ने तुरंत उसे शांत कर दिया। वह वर्षों में सबसे बेहतर सोया था। वह कार से बाहर निकला और वीरान बस्ती का और विस्तार से पता लगाया।
सुबह की रोशनी में वह देख सकता था कि यह कभी समृद्ध रहा होगा। बड़े आंगन वाले बड़े घर, दीवारों पर अभी भी स्लेटें लटकी हुई एक स्कूल, अलमारियों पर धूल से ढके कांच के जार वाली एक फार्मेसी। उसे एक कुआं मिला जिसमें अभी भी ताज़ा पानी था, हालांकि उसे मृत पत्तों को हटाने के लिए अपनी कमीज से उसे छानना पड़ा। एक बाग के अवशेषों में उसे फलदार पेड़ मिले जो जंगली ढंग से बढ़ते रहे थे। छोटे लेकिन मीठे आड़ू, पके बैर, ऐसे अखरोट जिन्हें पत्थरों से तोड़ना पड़ता था। लेकिन यह दूर के इंजनों की आवाज थी जिसने उसे तेजी से कार की ओर लौटाया। खरपतवार के बीच अपने ठिकाने से वीर ने गांव की ओर जाने वाले धूल भरे रास्ते पर 3 वाहन आते देखे। उसने तुरंत आश्रम की सफेद वैनों को पहचान लिया। संचालिका शांति देवी ने व्यवस्थित खोज का आयोजन किया था। वीर कार के अंदर गया और दरवाजा चुपचाप बंद कर लिया। पिछली खिड़कियों से वह बिना देखे निरीक्षण कर सकता था। पुरुष खंडहरों की तलाशी लेने के लिए बट गए, उसका नाम चिल्लाते हुए। अगर वह स्वेच्छा से बाहर नहीं आता तो सजा की धमकी दे रहे थे। हम जानते हैं कि तुम यहां हो, वीर, संचालिका की आवाज ने चिल्लाया। बेहतर है कि अब बाहर आ जाओ। हमारे खरीदार इंतजार कर रहे हैं और हमें ग्राहकों को इंतजार करवाना पसंद नहीं है। वीर सीट पर सिकुड़ गया, इस बात की पुष्टि कि वे उसे बेचना चाहते थे। उसे छिपने के लिए नई दृढ़ता से भर दिया। पुरुषों ने 2 घंटे तक तलाशी ली। हर खंड, हर घर, हर दिखाई देने वाली गुफा, हर ढांचे की जांच की जो ठिकाना हो सकता था। वे कार के पास कई बार गुजरे, लेकिन दशकों से उसके चारों ओर उगी खरपतवार ने उसे पूरी तरह से छिपा दिया था। जब वे अंततः सूर्यास्त के समय चले गए, वीर ने संचालिका शांति देवी को अपने एक आदमी से यह कहते हुए सुना, हम कल कुत्तों के साथ वापस आएंगे। वह बच्चा बहुत ज्यादा पैसे का है कि उसे भागने दिया जाए। उस रात वीर ने कार का और व्यवस्थित रूप से पता लगाया। डिक्की बूथ में उसे एक चमड़े का सूटकेस मिला जिसमें बच्चे के कपड़े सावधानी से मोड़े हुए थे। सूट असाधारण गुणवत्ता के थे, महीन कपड़ों से बने थे जिनमें पॉलिश धातु के बटन थे। यहां तक कि असली चमड़े के छोटे जूते भी थे जो उसे पूरी तरह से फिट हो गए। उसे कुछ ऐसा भी मिला जिसने उसे हैरान कर दिया। राजस्थान राज्य का एक मुड़ा हुआ नक्शा जिसमें लाल स्याही से चिह्नित कई स्थान थे। नक्शे के पास एक सुंदर कर्सिव लिखावट वाला एक नोटबुक था। सिंघानिया परिवार की संपत्ति, मुख्य निवास, जयपुर राजधानी, पशु फार्म, शाहपुरा घाटी, ग्रीष्मकालीन घर, माउंट आबू, अभ्रक खदान, देवगढ़ गांव, बंद 1966, पारिवारिक आश्रय, नीली कार, गुप्त स्थान। आखिरी प्रविष्टि बस 1 महीने पहले की थी। आरव ने जरूरतमंद बच्चों के लिए एक न्यास कोष स्थापित किया है। जो लोग निराशा के समय इसे ढूंढते हैं उनके लिए आश्रय उपलब्ध रहना चाहिए। वीर ने पूरी तरह से समझने से पहले नोट्स को कई बार पढ़ा। कार को दुर्घटना से नहीं छोड़ा गया था, इसे जानबूझकर आश्रय के रूप में छोड़ा गया था। आरव, तस्वीर में मौजूद बच्चा, बड़ा हो गया था और इस जगह को उन अन्य बच्चों की मदद करने के लिए तैयार किया था जो निराशाजनक परिस्थितियों में थे। नोटबुक के तल में उसे एक मुहरबंद पत्र मिला जिसका पता था उस बच्चे के लिए जो यह आश्रय ढूंढता है। वीर ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। मेरे प्यारे अज्ञात दोस्त, मेरा नाम आरव सिंघानिया है। यह नीली कार जहां तुम यह पढ़ रहे हो मेरे 10वें जन्मदिन का उपहार थी। वर्षों तक यह दुनिया में मेरी पसंदीदा जगह थी, जहां मैं रोमांच पढ़ता था, जहां मैं दूर देशों की खोज का सपना देखता था, जहां मैं पूरी तरह से खुश महसूस करता था। जब मैं 16 साल का था तब मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। दुर्घटना ने मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन मुझे एक बड़ी संपत्ति की जिम्मेदारी भी सौंप दी। मैंने उस दौलत का उपयोग उन बच्चों की मदद करने के लिए किया जिन्हें वह लाभ नहीं मिला जो मुझे मिला था। अगर तुमने यह कार ढूंढ ली है तो इसका मतलब है कि तुम्हें निराशा में मदद की जरूरत है। अंदर तुम्हें हफ्तों तक सुरक्षित रहने के लिए प्रावधान मिलेंगे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, तुम्हें उन लोगों से संपर्क करने के निर्देश मिलेंगे जो तुम्हारी जिंदगी को स्थायी रूप से बदल सकते हैं। ड्राइवर की सीट के पीछे के गुप्त डिब्बे में तुम्हें दस्तावेज मिलेंगे जो तुम्हें पैसे के एक कोष तक पहुंच देंगे, जिसे मैंने विशेष रूप से अनाथ बच्चों के लिए स्थापित किया था। तुम्हें उन परिवारों के पते भी मिलेंगे जिन्होंने जरूरतमंद बच्चों के लिए अपने घर खोलने पर सहमति व्यक्त की है। मैं तुमसे केवल एक चीज पूछता हूं, जब तुम्हें इस मदद की जरूरत न हो तो अपनी स्थिति में मौजूद किसी अन्य बच्चे की मदद करना, उस व्यक्ति के प्यार के साथ जो जानता है कि अकेले रहना कैसा होता है। आरव सिंघानिया, मार्च 1997। वीर ने उन्मादी रूप से तब तक खोजा जब तक उसे गुप्त डिब्बा नहीं मिला। अंदर नोटों, कानूनी दस्तावेजों और विभिन्न शहरों में नामों और पतों की एक मोटी लिफाफा थी।
आश्रम से भागने के बाद पहली बार वीर को सच्ची उम्मीद महसूस हुई। उसके पास न केवल एक अस्थायी आश्रय था, बल्कि एक वास्तविक अवसर था। लेकिन उस मदद का दावा करने का मतलब होगा अज्ञात वयस्कों पर भरोसा करना, पकड़े जाने का जोखिम उठाना, धोखा दिए जाने की संभावना के सामने खुद को उजागर करना। उसने कुछ और दिनों तक कार में रहने का फैसला किया, सावधानीपूर्वक दस्तावेजों का अध्ययन किया, अपनी अगली चाल की योजना बनाई। अगले सप्ताह के दौरान वीर ने एक सावधानीपूर्वक रूटीन स्थापित किया। वह केवल भोर और सूर्यास्त के समय पानी और भोजन की तलाश में कार से बाहर निकलता था। बाकी समय वह आरव द्वारा छोड़ी गई किताबें पढ़ता था, नक्शों का अध्ययन करता था, मदद करने को तैयार परिवारों के नाम और पते याद करता था। किताबें ऐसे दुनियाएं खोलती थीं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने उन खोजकर्ताओं के बारे में पढ़ा जिन्होंने महाद्वीपों की खोज की, उन वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने अद्भुत आविष्कार किए, उन नायकों के बारे में जिन्होंने खतरे में पड़े लोगों को बचाया। अपने जीवन में पहली बार उसने वर्तमान में बस जीवित रहने के बजाय अपने भविष्य के सपने देखना शुरू कर दिया। यह दूसरे सप्ताह के दौरान हुआ जब उसने वह खोज की जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर से जब वह कार के आंतरिक भाग को आदरणीय देखभाल के साथ साफा कर रहा था, वीर ने देखा कि डिक्की के किनारे का एक पैनल हल्का सा हिलता था जब उसे दबाया जाता था। उसने सावधानी से काम किया जब तक कि पैनल फिसल नहीं गया। एक अतिरिक्त गुप्त स्थान प्रकट हुआ। अंदर एक कसकर सील किया हुआ धातु का बक्सा था। जब उसने इसे खोला तो उसे ऐसे दस्तावेज मिले जिन्होंने उसकी सांस रोक दी। संपत्ति के प्रमाण पत्र, कानूनी वसीयतें, बैंकों के साथ पत्राचार और कुछ ऐसा जिसने उसके हाथों को कांपने लगा। एक हालिया वसीयत बस 2 महीने पहले की थी, जो आरव सिंघानिया की पूरी संपत्ति किसी भी अनाथ बच्चे को सौंपती थी जो नीली कार का आश्रय ढूंढता है और वास्तविक जरूरत और नेक चरित्र प्रदर्शित करता है। एक और हालिया पत्र भी था। जब से मेरे माता पिता मरे हैं, मैं 22 साल जी चुका हूं। मैंने उनकी संपत्ति का उपयोग सैकड़ों बच्चों की मदद करने के लिए किया है, लेकिन मैं अपना खुद का परिवार कभी नहीं बना पाया। दिल की बीमारी मुझे उससे ज्यादा तेजी से समय छीन रही है जितनी मैं उम्मीद कर रहा था। मरने से पहले मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि किसी बच्चे को वह प्यार और सुरक्षा अनुभव करने का मौका मिले जो मुझे अपने पहले 16 वर्षों के दौरान मिली थी। जो बच्चा यह वसीयत ढूंढता है, उसे न केवल पैसा मिलेगा, उसे 3 परिवार मिलेंगे जिन्होंने उसे अपने बेटे की तरह गोद लेने पर सहमति व्यक्त की है। लखनऊ के वर्मा परिवार, दिल्ली के झा परिवार, झा फैमिली और जोधपुर के राठौर परिवार। वह चुन सकता है कि वह कहां रहना चाहता है और वह किसे अपना माता पिता बनाना चाहता है। केवल एक शर्त है, नंबर तानिया। झा परिवार किसी मदद को लेकर कैसे बीजेपी को सी मदद की था, उसे इस विरासत का हिस्सा अन्य अनाथ बच्चों की मदद करने के लिए उपयोग करने का संकल्प लेना चाहिए जब वह वयस्क हो जाए। मेरे वकील एडवोकेट राजेश शर्मा, जयपुर में, को विशिष्ट निर्देश हैं। जब कोई बच्चा इन दस्तावेजों के साथ आता है तो गोद लेने और धन हस्तांतरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि जो कोई भी इसे ढूंढता है वह कई सालों तक खुश रहेगा। आरव। वीर ने पूरी तरह से विश्वास करने से पहले 3 बार दस्तावेजों को पढ़ा कि उनका क्या मतलब था। उसने न केवल एक अस्थायी आश्रय पाया था, बल्कि उसे एक गोद लेने वाला परिवार, एक विरासत, एक पूरी तरह से बदला हुआ भविष्य मिला था। लेकिन उस विरासत का दावा करने का मतलब होगा वीरान बस्ती से बाहर निकलना, जयपुर की यात्रा करना, एक वकील के सामने पेश होना, संचालिका शांति देवी के आदमियों द्वारा पकड़े जाने का जोखिम उठाना। उस रात वीर सो नहीं पाया। वह चांदनी में कार के चारों ओर घूमा, अपने विकल्पों का वजन किया। वह अनिश्चित काल तक छिपा रह सकता था, जंगली फल और कुएं के पानी पर जी सकता था, या वह आरव ने उसके लिए तैयार किए गए भविष्य का दावा करने का जोखिम उठा सकता था। भोर में उसने अपना फैसला कर लिया था। उसने कार में मिले सबसे अच्छे कपड़े पहने, उसने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सावधानी से रख लिए और एक धन्यवाद नोट लिखा जो उसने ड्राइवर की सीट पर आरव के लिए छोड़ दिया, अगर उसकी आत्मा इसे पढ़ सकती है। फिर वह जयपुर की ओर वापसी यात्रा शुरू कर दी, न केवल सामान से भरा एक बैग लेकर, बल्कि इस उम्मीद के साथ कि दुनिया में ऐसे वयस्क मौजूद थे जो एक अनाथ बच्चे को अपने बेटे की तरह प्यार करने को तैयार थे। वह नहीं जानता था कि अपनी विरासत का दावा करने से खतरनाक लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। वह नहीं जानता था कि संचालिका शांति देवी के आपराधिक संबंध थे जो उसे उसके खोए हुए माल को वापस पाने में मदद करेंगे। वह नहीं जानता था कि उसके नए जीवन के लिए
उसकी स्वतंत्रता के लिए एक अंतिम लड़ाई की आवश्यकता होगी। लेकिन पहली बार अपने माता पिता की मृत्यु के बाद से वीर अतीत से भागने के बजाय भविष्य की ओर चल रहा था। जयपुर की ओर वापसी यात्रा में वीर को पहाड़ के रास्तों पर चलते हुए पूरा दिन लगा। वह मुख्य सड़क से दूर रहा, जहां आश्रम की वैनें उसे ढूंढ सकती थीं। आरव के शानदार कपड़ों ने उसे एक सम्मानित रूप दिया, जिसने उसे मिले कुछ यात्रियों को शांत कर दिया। वह शाम को शहर पहुंचा। सड़कें अपने घरों को लौटते मजदूरों, अपनी दुकानें समेटते विक्रेताओं, रोशन आंगन में रात का खाना खाते परिवारों से भरी थीं। वीर ने इन सामान्य जीवन के दृश्यों को उदासीनता और उम्मीद के मिश्रण के साथ देखा। उसे एक आलीशान ऐतिहासिक केंद्र की गली में एडवोकेट राजेश शर्मा का पता मिला। इमारत नक्काशीदार पत्थर की थी, जिसमें लोहे की रेलिंग वाली बालकनी थी, जिस तरह की जगह पर महत्वपूर्ण वकील काम करते थे। वीर अगली सुबह तक पास के एक कैफे में इंतजार किया, मानसिक रूप से अभ्यास कर रहा था कि वह क्या कहने वाला था। ठीक 9 बजे वीर ने वकील के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। सुनहरे चश्मे वाली एक वृद्ध सचिव ने दरवाजा खोला और उसे सिर से पैर तक जांच लिया। नमस्ते, वीर ने पूरी औपचारिकता के साथ कहा जो वह जुटा सकता था। मैं वीर हूं और मैं श्री आरव सिंघानिया द्वारा छोड़ी गई विरासत का दावा करने आया हूं। सचिव की आंखें चौड़ी हो गईं। एक क्षण रुकिए, कृपया। वह एक दाढ़ी वाले, बेदाग सूट वाले वृद्ध व्यक्ति के साथ लौटी, जिसने मुस्कुराने से पहले वीर को एक लंबे क्षण तक देखा। आरव ने मुझसे कहा था कि तुम किसी दिन आओगे, एडवोकेट शर्मा ने कहा। मैं इंतजार कर रहा था। अंदर आओ बेटा। कार्यालय कानूनी किताबों, फ्रेम किए गए डिप्लोमा और आरव की जिंदगी के विभिन्न चरणों की तस्वीरों से भरा था। शर्मा ने उसे अपनी मेज के सामने एक आरामदायक कुर्सी की ओर इशारा किया। किसी भी चीज के साथ आगे बढ़ने से पहले मुझे तुम्हारी कहानी सुननी होगी। आरव केवल उन बच्चों की मदद करने के बारे में बहुत विशिष्ट था, जिन्हें वास्तव में बचाव की जरूरत थी। वीर ने उसे सब कुछ बताया। आश्रम, बच्चों की बिक्री, उसका भागना, कार की खोज, आरव के दस्तावेज। जब वह बोल रहा था, शर्मा नोट्स ले रहे थे और कभी कभार समझ की अभिव्यक्ति के साथ सिर हिला रहे थे। जो दस्तावेज तुम लाए हो वे प्रामाणिक हैं। सावधानीपूर्वक जांच के बाद उन्होंने पुष्टि की, और तुम्हारी स्थिति ठीक उसी तरह का मामला है जिसके लिए आरव ने यह विरासत तैयार की थी। उन्होंने एक मोटी फाइल खोली। आरव 3 हफ्ते पहले मर गया। वह युवावस्था से ही दिल की बीमारी से पीड़ित था। अपने माता पिता को इतनी हिंसक रूप से खोने के सदमे का परिणाम था। उसने अपने जीवन के पिछले 22 साल तुम्हारे जैसे बच्चों की मदद करने के लिए यह प्रणाली स्थापित करने में लगाए। उन्होंने मेज पर दस्तावेज फैलाए। ये वे 3 परिवार हैं जिन्होंने तुम्हें गोद लेने पर सहमति व्यक्त की है। सभी की गहन जांच की गई है। सभी ने बीमारी से बच्चे खो दिए हैं और वे एक और बच्चे को अपना बनाना चाहते हैं। वीर ने प्रत्येक परिवार की तस्वीरों और पत्रों का अध्ययन किया। लखनऊ के वर्मा परिवार की एक मिठाई की दुकान थी और उन्होंने अपने 10 साल के बेटे को तपेदिक से खो दिया था। दिल्ली के झा परिवार शिक्षक थे जिन्होंने अपनी बेटी को एक दुर्घटना में खो दिया था। जोधपुर के राठौर परिवार का एक ठिकाना था और उन्होंने अपने इकलौते बेटे को टाइफाइड बुखार, टाइफाइड फीवर से खो दिया था। किस बेटे की तरह? वीर ने पूछा। आरव ने सुझाव दिया कि तुम फैसला करने से पहले प्रत्येक परिवार के साथ समय बिताओ, लेकिन बात करने के लिए कुछ और जरूरी है। शर्मा का चेहरा गंभीर हो गया। कल मुझे निर्मला बाल आश्रम की संचालिका से मिलने आए थे। वह दावा करती है कि तुम उसके भगोड़े शिष्य हो और मांग करती है कि मैं तुम्हें तुरंत उसकी हिरासत में सौंप दूं। उसके पास कानूनी दस्तावेज हैं जो उसके दावे का समर्थन करते हैं। वीर ने महसूस किया कि उसका खून जम गया। लेकिन मैंने उस महिला की भी जांच की है, शर्मा ने जारी रखा। मेरे पास संघीय पुलिस में संपर्क हैं जो मानव तस्करी के संचालन पर नजर रख रहे हैं। उसका नाम आपराधिक जांचों में आता है। उन्होंने एक बंद दराज से एक फाइल निकाली। शांति देवी एक वैध अनाथालय नहीं चलाती है। वह एक बाल बिक्री ऑपरेशन चलाती है जो पूरे देश में फैला हुआ है। जो गोद लेने वाले बच्चे खरीदते हैं वे उनका उपयोग बंधुआ मजदूरी, जबरन भीख मांगने और इससे भी बदतर चीजों के लिए करते हैं। वीर को मतली महसूस हुई। अच्छी खबर यह है कि मैं तुम्हें कानूनी रूप से बचा सकता हूं। आरव के दस्तावेज एक न्यास स्थापित करते हैं जो तुम्हें स्वतंत्र कानूनी दर्जा देता है, लेकिन सब कुछ ठीक से संसाधित करने में समय लगेगा। मैं इस बीच क्या करूं? शर्मा मुस्कुराए। आरव ने इस समस्या का भी अनुमान लगाया था। वह उसे एक पीछे के दरवाजे से इमारत की दूसरी मंजिल पर एक छोटे लेकिन आरामदायक अपार्टमेंट में ले गए। यह आरव का व्यक्तिगत आश्रय था जब वह जयपुर आता था। यह पूरी तरह से सुसज्जित है और सड़क शर्मा का कुछ कर से इसे ढूंढना
असंभव है। जब तक मैं तुम्हारी कानूनी स्थिति को ठीक नहीं करता, तुम यहां पूरी सुरक्षा के साथ रह सकते हो। अगले 2 हफ्तों तक वीर ने एक अजीब लेकिन अद्भुत अस्तित्व जिया। सुबह वह शर्मा द्वारा किराए पर लिए गए निजी ट्यूटर्स के साथ अध्ययन करता था। शाम में वह आरव द्वारा छोड़ी गई रोमांच और विज्ञान की किताबों से भरी एक व्यक्तिगत लाइब्रेरी में पढ़ता था। रातों को वह वकील को साधारण शोध कार्य में मदद करता था। यह पहली औपचारिक शिक्षा थी जो उसे अपने माता पिता की मृत्यु के बाद मिली थी। उसके ट्यूटर उसकी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता और ज्ञान की भूख से प्रभावित थे। 2 हफ्तों में उसने उन्नत गणित सीखे लिया था, क्लासिक साहित्य की कृतियां पढ़ी थीं, विश्व भूगोल का अध्ययन किया था, लेकिन उसने और भी परेशान करने वाली चीजें सीखीं। शर्मा ने उसे संचालिका शांति देवी के आपराधिक नेटवर्क पर शोध फाइलें दिखाईं। वह केवल अनाथालय की संचालिका नहीं थी, वह एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी संगठन की क्षेत्रीय समन्वयक थी। उसका अनाथालय उन बच्चों के लिए संग्रह बिंदु था जिन्हें बाद में पूरे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में खरीदारों को वितरित किया जाता था। हमने पिछले 5 सालों में उसके ऑपरेशन से गुजरने वाले कम से कम 200 बच्चों की पहचान की है, शर्मा ने उसे समझाया। अधिकांश को फिर कभी नहीं देखा गया। वीर ने रोहन के बारे में सोचा, उन सभी बच्चों के बारे में सोचा जो विशेष गोद लेने के झूठ के तहत अनाथालय से गायब हो गए थे। हम उनकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं? यह एक बहुत ही परिपक्व सवाल है, वीर, और यह पूरी तरह से उस चीज से मेल खाता है जो आरव चाहता था कि तुम तैयार होने पर उससे पूछो। शर्मा ने एक मुहरबंद पत्र निकाला। आरव ने इसे मरने से कुछ समय पहले लिखा था। वह चाहता था कि तुम इसे खतरे में पड़े अन्य बच्चों की स्थिति को पूरी तरह से समझने के बाद पढ़ो। वीर ने कांपते हाथों से पत्र खोला। मेरे प्यारे वारिस, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने यह समझना शुरू कर दिया है कि तुम्हारा बचाव एक बड़े मिशन की सिर्फ शुरुआत है। मेरी संपत्ति तुम्हें आरामदायक जीवन, उत्कृष्ट शिक्षा, एक प्यार करने वाला परिवार दे सकती है, लेकिन यह और भी बहुत कुछ कर सकती है। यह उन सैकड़ों बच्चों का जीवन बचा सकती है जो उस निराशाजनक स्थिति में हैं जहां तुम हफ्तों पहले थे। मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूं। तुम विरासत का उपयोग एक अद्भुत परिवार के गोद लिए गए बेटे के रूप में शांति से रहने के लिए कर सकते हो, या तुम विरासत का उपयोग एक बचाव ऑपरेशन स्थापित करने के लिए कर सकते हो जो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बचा सके। अगर तुम दूसरा विकल्प चुनते हो तो यह खतरनाक होगा। तुम्हें हिंसक अपराधियों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें बार बार अपनी सुरक्षा को खतरे में डालना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें उस दुख को शक्ति में बदलने का अवसर भी मिलेगा जिसका तुमने अनुभव किया। दूसरों को आजाद करने के लिए कोई सही या गलत जवाब नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि तुम जानो कि तुम्हारे पास दोनों विकल्प हैं। अगर तुम अन्य बच्चों की मदद करने का फैसला करते हो तो तुम्हें अपार्टमेंट के गुप्त तिजोरी में विस्तृत निर्देश मिलेंगे। संयोजन तुम्हारे जन्मदिन की तारीख संख्याओं में है। तुम्हारा निर्णय जो भी हो, तुम हमेशा के लिए मेरे प्यारे वारिस रहोगे। आरव। वीर ने बात करने से पहले 3 बार पत्र पढ़ा। तिजोरी कहाँ है? शर्मा मुस्कुराए। आरव ने कहा था कि तुम तुरंत यह पूछोगे। तिजोरी बेडरूम में एक पेंटिंग के पीछे छिपी थी। अंदर वीर को विस्तृत योजनाएं मिलीं जिन्हें आरव बाल आजादी ऑपरेशन कहता था। मानव तस्करी नेटवर्क द्वारा संचालित सभी ज्ञात स्थानों के नक्शे थे। संघीय पुलिस में संपर्कों की सूची थी जो समन्वित छापों में मदद करने को तैयार थे। पूरे देश में परिवारों के नाम थे जो बचाए गए बच्चों को गोद लेने को तैयार थे। यहां तक कि गुप्त आश्रयों के निर्माण की योजनाएं भी थीं जहां भगोड़े बच्चे छिप सकते थे। लेकिन सबसे प्रभावशाली वह धन कोष था जो विशेष रूप से बचाव कार्यों के लिए समर्पित था। संगठित अपराध के खिलाफ एक युद्ध को वित्त पोषित करने के लिए पर्याप्त था जो बच्चों को लक्षित करता था। क्या आपको यकीन है कि आप चाहते हैं कि एक 10 साल का बच्चा कुछ ऐसा संभाले? शर्मा ने पूछा। नहीं, वीर ने दस्तावेजों का अध्ययन करते हुए जवाब दिया। मैं चाहता हूं कि एक 10 साल का बच्चा जो जानता है कि मवेशी की तरह बेचे जाना कैसा लगता है, वही अन्य बच्चों के बचाव का नेतृत्व करे। उस रात वीर सो नहीं पाया। वह अपार्टमेंट में घूमता रहा, हर दस्तावेज को पढ़ता रहा, हर नाम, हर पता, आरव की योजना का हर विवरण याद करता रहा। पहली बार अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसने उम्मीद से ज्यादा शक्तिशाली कुछ महसूस किया। उसने उद्देश्य महसूस किया। अगली सुबह उसने शर्मा से 3 संभावित गोद लेने वाले परिवारों के साथ बैठकें स्थापित करने के लिए कहा, लेकिन एक विशेष शर्त के साथ। मैं चाहता हूं कि वे शुरू से ही जाने कि मैं आरव की विरासत का उपयोग तस्करों से बच्चों को बचाने के लिए करने की योजना बना रहा हूं। अगर वे एक ऐसे बेटे को गोद लेना चाहते हैं जो शांति से रहेगा, तो मैं उनके लिए सही बच्चा नहीं हूं। 1 सप्ताह बाद वीर तीनों परिवारों से मिल चुका था।
लखनऊ के वर्मा परिवार के दिल बहुत बड़े थे, लेकिन उन्हें डर था कि बचाव गतिविधियां बहुत खतरनाक होंगी। दिल्ली के झां परिवार ने उसके मिशन की प्रशंसा की, लेकिन चाहते थे कि वह इतने जोखिम भरे काम में शामिल होने के लिए वयस्क होने तक इंतजार करे। लेकिन जोधपुर के राठौर परिवार ने अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। जब हमारा बेटा रोहित बीमार पड़ा तो हम दवा का भुगतान नहीं कर सके, कारमेन राठौर ने कहा, एक दयालु आंखों वाली मजबूत महिला। अगर हम अन्य बच्चों को इसी तरह की त्रासदियों से बचा सकें तो रोहित को गर्व होगा। उसके पति रफाएल राठौर ने जोड़ा, हमारे पास आश्रयों के निर्माण के लिए जगह के साथ एक बड़ा ठिकाना है। मेरे पास राज्य सरकार में संपर्क हैं जो मदद कर सकते हैं, और कारमेन 20 साल तक शिक्षिका थीं। वह बचाए गए बच्चों को शिक्षित कर सकती हैं। लेकिन सबसे ऊपर कारमेन ने वीर के हाथ पकड़ते हुए कहा, हम एक ऐसा बेटा चाहते हैं जिसमें दूसरों की मदद करने का जुनून हो। रोहित ऐसा ही था। वह हमेशा घर में घायल जानवरों को ठीक करने के लिए लाता था। वीर को तुरंत पता चल गया कि उसने अपना परिवार ढूंढ लिया है। गोद लेने की प्रक्रिया 2 हफ्तों में पूरी हो गई। राठौर परिवार की जोधपुर में त्रुटिहीन प्रतिष्ठा थी। दर्जनों स्थानीय परिवारों से सिफारिशें और वित्तीय रिकॉर्ड थे जो पूर्ण स्थिरता साबित करते थे। लेकिन उनके जोधपुर के लिए रवाना होने से एक दिन पहले शर्मा को खतरनाक खबर मिली। संचालिका शांति देवी ने तुम्हारा ठिकाना खोज लिया है, उन्होंने उदास अभिव्यक्ति के साथ कहा। उसके आदमी इमारत की निगरानी कर रहे हैं। वे तुम्हें जयपुर छोड़ने से पहले अगवा करने की कोशिश करेंगे। उन्हें मेरा पता कैसे चला? मेरे कार्यालय में किसी ने उन्हें जानकारी दी है, शायद मेरी सचिव। शांति देवी के पास कम वेतन वाले कर्मचारियों से जानकारी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है। शर्मा ने तुरंत दस्तावेज पैक करना शुरू कर दिया। हमें तुम्हें आज रात यहां से निकालना होगा। इस इमारत को पड़ोसी मंदिर के तहखाने से जोड़ने वाला एक गुप्त निकास है। लेकिन वीर रुक गया। नहीं, उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं अब और नहीं भागूंगा। वीर, ये सशस्त्र अपराधी हैं। वे तुम्हें मार सकते हैं और वे बच्चों को मारना जारी रखेंगे जब तक कोई उन्हें रोकता नहीं। वीर तिजोरी की ओर बढ़ा और बाल आजादी ऑपरेशन की योजनाएं निकाली। आरव ने सब कुछ शुरू करने के लिए तैयार छोड़ दिया। यह उसके संसाधनों का उपयोग करने का समय है। तुम बहुत छोटे हो। क्या आप जानते हैं कि आरव की उम्र कितनी थी जब उसने अपने माता पिता को खो दिया और एक संपत्ति का प्रबंधन करना पड़ा? 16 साल। क्या आप जानते हैं कि उसने बच्चों को बचाना कब शुरू किया? 18 साल। मैं 10 साल का हूं, लेकिन मैंने ऐसे अनुभव जिए हैं जिन्होंने मुझे एक वयस्क की परिपक्वता दी है। वीर ने मेज पर योजनाएं फैलाईं। इसके अलावा मैं यह अकेले नहीं करूंगा। आरव ने पेशेवर वयस्कों का एक नेटवर्क तैयार किया। मुझे बस उस नेटवर्क को सक्रिय करने वाली आवाज बनने की जरूरत है। शर्मा ने कई मिनट तक दस्तावेजों का अध्ययन किया। अगर हम यह करने जा रहे हैं तो यह आज रात होना चाहिए, इससे पहले कि शांति देवी शहर में और सुदृढ़ीकरण ला सके। उत्कृष्ट, वीर ने जवाब दिया। यह समय है कि संचालिका शांति देवी यह पता लगाए कि सभी बच्चे हमेशा के लिए शिकार नहीं बनेंगे। लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि शांति देवी ने उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा विस्तृत जाल तैयार किया था। उन्हें नहीं पता था कि उसने ऐसे भाड़े के सैनिकों को काम पर रखा था जो अपने आपराधिक ऑपरेशन की रक्षा के लिए निर्दोष वयस्कों को मारने को तैयार थे। उन्हें नहीं पता था कि वह रात सैकड़ों गुलाम बच्चों के भविष्य के लिए एक जबरदस्त लड़ाई में बदल जाएगी। उस रात शर्मा ने उस गुप्त नेटवर्क को सक्रिय किया जिसे आरव ने वर्षों से स्थापित किया था। ठीक 9 बजे अपार्टमेंट ऐसे लोगों से भर गया जिनकी वीर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे बच्चों को बचाने के लिए समर्पित होंगे। केंद्रीय पुलिस विभाग के कमांडेंट रवि वर्मा नागरिक कपड़ों में ज्ञात आपराधिक स्थानों के नक्शे लेकर पहुंचे। बाल आघात विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि मेहता बच्चों की देखभाल के लिए चिकित्सा उपकरण लेकर आईं जो घायल या नशीली दवाओं के प्रभाव में हो सकते थे। धार्मिक आश्रयों के समन्वयक फादर जॉन ने 3 अलग अलग आश्रयों के समन्वयक परहाब के देश गया है राज्यों में सुरक्षित स्थानों का आयोजन किया था। लेकिन जिस व्यक्ति ने वीर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह एक युवा महिला थी जिसने खुद को बस आना के रूप में पेश किया। मैं पहली लड़कियों में से एक थी जिसे आरव ने 5 साल पहले बचाया था, उसने समझाया। जब मुझे एक गुप्त फैक्ट्री से निकाला गया तब मैं 12 साल की थी जहां बच्चों से दिन में 18 घंटे काम करवाया जाता था। आरव ने मेरी शिक्षा का भुगतान किया जब तक मैंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर ली। अब मैं एक घुसपैठिया के रूप में काम करती हूँ, अंदर से आपराधिक ऑपरेशन की पहचान करती हूँ। अना ने मेज पर तस्वीरें और दस्तावेज फैलाए। मैं महीनों से शांति देवी के ऑपरेशन की जांच कर रही हूँ। यह हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा क्रूर है।
तस्वीरों में बच्चे भयानक परिस्थितियों में खदानों में काम करते हुए दिखाए गए थे। बिना वेंटिलेशन वाली फैक्ट्रियां, बिना पानी की अत्यधिक धूप में खेत, खदानें जहां छोटे बच्चे सुरंगों में रेंगते थे, जहां वयस्क नहीं जा सकते थे। शांति देवी न केवल स्थानीय रूप से बच्चों को बेचती है, बल्कि उसके अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों के साथ अनुबंध हैं। मैक्सिकन बच्चों को संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्वाटेमाला, यहां तक कि यूरोप भी भेजा जा रहा है। वीर ने एक तस्वीर का अध्ययन किया जिसने उसका खून जमा दिया। यह रोहन था, आश्रम में उसका सबसे अच्छा दोस्त, जो एक कपास के बागान में काम कर रहा था। वह थका, हारा, गंदा था, पूरी निराशा की अभिव्यक्ति के साथ। यह कहाँ है? वेराक्रूज में हवेली सन जोस। हमने 32 बच्चों की पहचान की है जो वहां गुलामी की शर्तों के तहत काम कर रहे हैं। शांति देवी ने उन्हें 2 महीने पहले अस्थायी कृषि मजदूरों के रूप में बेच दिया। कमांडेंट वर्मा ने हस्तक्षेप किया। हम शांति देवी के पूरे नेटवर्क के खिलाफ समन्वित छापे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें एक मुख्य गवाह की जरूरत थी जो लोगों और प्रक्रियाओं की अंदर से पहचान कर सके, और अब हमारे पास वह है। शर्मा ने वीर की ओर इशारा करते हुए जोड़ा, एक गवाह जो अनाथालय में रहता था, जिसने ऑपरेशन का निरीक्षण किया, जो खरीदारों, बिचौलियों की पहचान कर सकता है। लेकिन एक समस्या है, अना ने कहा। शांति देवी जानती है कि वीर उसके संगठन को नष्ट कर सकता है, इसलिए वह उसे पकड़ने के लिए बेताब है। उसने उसके सिर पर कीमत लगाई है 50 रुपये, जो उसे जिंदा सौंप देगा। अना ने सीधे वीर की ओर रुख किया। वह तुम्हें ढूंढने तक नहीं रुकेगी। उसके आदमी सड़कों, ट्रेन स्टेशनों, यहां तक कि हवाई अड्डों की निगरानी कर रहे हैं। उसने 3 राज्यों में स्थानीय पुलिस को भ्रष्ट कर दिया है और पेशेवर हथियारों को काम पर रखा है। आप क्या सुझाते हैं? वीर ने पूछा। कमांडेंट वर्मा ने बात की। ऑपरेशन तूफान। हम उसके नेटवर्क के सभी ज्ञात स्थानों पर एक साथ हमला करते हैं। अनाथालय, वेराक्रूज में हवेली, जयपुर में 2 गुप्त फैक्ट्रियां, विभिन्न शहरों में 3 सुरक्षा घर। कब? कल रात तक हमारे पास सामूहिक गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त कानूनी सबूत होंगे। हमारे पास बचाव दल तैयार हैं। हमारे पास आघातग्रस्त बच्चों को प्राप्त करने के लिए तैयार परिवार हैं। लेकिन, अना ने जोड़ा, हमारे पास यह जानकारी भी है कि शांति देवी कल सुबह सभी बच्चों को स्थानांतरित करने की योजना बना रही है। अगर हम कल रात काम नहीं करते हैं तो हम सैकड़ों पीड़ितों को हमेशा के लिए खो देंगे। शर्मा ने वीर को गंभीरता से देखा। पूरे संगठन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए तुम्हारी सीधी गवाही महत्वपूर्ण है, लेकिन गवाही देने का मतलब है खुद को सार्वजनिक रूप से उजागर करना। शांति देवी मुकदमे से पहले तुम्हें चुप कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वीर ने भीषण धूप में काम करते रोहन के बारे में सोचा। उसने निर्मला बाल आश्रम के मारिया, पेड्रो और एलेना के बारे में सोचा। उसने उन सभी बच्चों के बारे में सोचा जो इस समय पीड़ित थे, क्योंकि वयस्क गणना कर रहे थे कि उनके जीवन का कितना पैसा लायक है। ऑपरेशन में मेरी विशिष्ट भूमिका क्या है? कमांडेंट वर्मा ने एक विस्तृत नक्शा फैलाया। हमें जरूरत है कि तुम अनाथालय के आंतरिक वितरण की पहचान करो। वे रात में बच्चों को कहाँ रखते हैं? महत्वपूर्ण दस्तावेजों वाले कार्यालय कहाँ हैं? अपराधी किन भागने के रास्तों का उपयोग कर सकते हैं? अना ने जोड़ा, और हमें जरूरत है कि तुम बचाव के दौरान बच्चों को शांत करने में मदद करो। जब वे सशस्त्र पुलिस देखेंगे तो वे डर जाएंगे। तुम्हारी परिचित आवाज उन्हें घबराने से रोक सकती है। और बचाव के बाद? उसके बाद, शर्मा ने कहा, हम चरण 2 शुरू करते हैं। आरव की विरासत का उपयोग स्थायी आश्रय स्थापित करने के लिए, पूरे देश में आपराधिक नेटवर्क के कानूनी अभियोजन को वित्त पोषित करने के लिए, एक ऐसी प्रणाली बनाने के लिए जो अनाथ बच्चों का शोषण करने के बजाय उनकी रक्षा करे। वीर ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। लेकिन फादर जॉन ने एक अंतिम चिंता व्यक्त की। बेटा, एक बार जब तुम यह सार्वजनिक कर देते हो तो तुम अब सामान्य बच्चे के रूप में नहीं जी पाओगे। तुम्हें राष्ट्रीय स्तर पर तस्करों का सामना करने वाले बच्चे के रूप में जाना जाएगा। लगातार खतरा रहेगा, बड़ी जिम्मेदारियां होंगी, सार्वजनिक जांच होगी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस तरह का जीवन चाहते हो? वीर ने रोहन की तस्वीर को फिर से देखा। फिर उसने अना की ओर देखा, जिसने अपने ही आघात को बचाव मिशन में बदल दिया था। फादर, मैं कभी सामान्य बच्चा नहीं रहा हूं। मैं 5 साल से ऐसी स्थितियों में जीवित रहा हूं जिन्हें अधिकांश वयस्क संभाल नहीं सकते। अगर मैं उस अनुभव का उपयोग अन्य बच्चों को बचाने के लिए कर सकता हूं तो मेरा दुख सार्थक होगा। कमरे में वयस्कों ने सम्मान और चिंता के साथ नजरें मिलाईं। तो कल हम ऑपरेशन तूफान शुरू करते हैं, कमांडेंट वर्मा ने फैसला किया। लेकिन आज रात वीर को अधिकतम सुरक्षा के साथ संरक्षित करने की जरूरत है।
अना उठ गई। मैं एक ऐसी जगह जानती हूं जहां शांति देवी कभी नहीं सोचेगी कि वह उसे ढूंढेगी। वह उन्हें भूमिगत सुरंगों के माध्यम से ले गई जो जयपुर के केंद्र में औपनिवेशिक इमारतों को जोड़ती थीं। अंतिम आश्रय कैथेड्रल के तहखाने में एक गुप्त कमरा था, एक ऐसी जगह जिसका उपयोग दशकों पहले धार्मिक उत्पीड़न के दौरान पुजारियों द्वारा किया गया था। तुम कल तक यहां सुरक्षित रहोगे, अना ने कहा, और तुम्हें आने वाली चीजों के लिए मानसिक रूप से तैयार होने का समय मिलेगा। उस रात जब वीर सदियों पुरानी पत्थर की दीवारों से घिरे एक बिस्तर पर लेटा था, उसने सोचा कि उसका जीवन पूरी तरह से कैसे बदल गया था। 3 हफ्ते पहले वह एक भ्रष्ट अनाथालय से भागता हुआ एक डरा हुआ अनाथ बच्चा था। अब वह एक बड़ी संपत्ति का वारिस था, एक प्यार करने वाले गोद लेने वाले परिवार का सदस्य था और एक मानव तस्करी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए एक ऑपरेशन का नेता था। सबसे महत्वपूर्ण, उसे कुछ ऐसा मिला था जो उसके पास कभी नहीं था, अस्तित्व का एक कारण जो उसके अपने दुख से बड़ा था। वह आरव की 10 साल की उम्र की तस्वीर पकड़े हुए सो गया। उस दिन का सपना देख रहा था जब भारत में किसी भी बच्चे को माल की तरह बेचे जाने के डर में नहीं जीना पड़ेगा। वह नहीं जानता था कि अगले दिन उसे अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। वह नहीं जानता था कि शांति देवी ने छापे की योजनाओं का पता लगा लिया था और एक जवाबी हमला तैयार किया था जिसमें निर्दोष वयस्कों की जान जा सकती थी। वह नहीं जानता था कि सप्ताह समाप्त होने से पहले वह भारत का सबसे प्रसिद्ध बच्चा बन जाएगा। लेकिन उसे एक बात का पूर्ण निश्चितता के साथ पता था, वह अब शिकार नहीं था, वह एक उत्तरजीवी था जो एक मुक्तिदाता बन गया था। वीर भोर से पहले कैथेड्रल की घंटियों की आवाज से उठा जो गुप्त आश्रय के ऊपर गूंज रही थी। यह ऑपरेशन तूफान का दिन था। 12 घंटों में सैकड़ों बच्चों का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अना नए कपड़ों और परेशान करने वाली खबरों के साथ आई। शांति देवी को संदेह है कि कुछ बड़ा तैयार हो रहा है। उसने अपने सभी ठिकानों पर सुरक्षा दोगुनी कर दी है और रात के दौरान बच्चों को अज्ञात स्थानों पर ले जाना शुरू कर दिया है। उसने उसे संघीय निगरानी द्वारा ली गई तस्वीरें दिखाईं। कल रात निर्मला बाल आश्रम से 6 ट्रक निकले। हमारा अनुमान है कि वे कम से कम 40 बच्चों को ले जा रहे थे, हमें नहीं पता कि कहां। वीर ने छवियों का अध्ययन किया। बच्चों को मवेशी की तरह ले जाया जा रहा था, बिना खिड़कियों वाले वाहनों में ठूसा गया था, शायद बिना भोजन या पानी के। क्या हम ट्रकों का पता लगा सकते हैं? हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शांति देवी ने ऐसे मार्ग स्थापित किए हैं जो पुलिस चौकियों से बचते हैं। वह उन्हें 500 किमी के दायरे में कहीं भी ले जा सकती है। कमांडेंट वर्मा अद्यतन नक्शों के साथ पहुंचे। स्थिति और जटिल हो जाती है। हमने संचार को बाधित किया है जो इंगित करता है कि शांति देवी ने अपने मुख्य ऑपरेशन की रक्षा के लिए सशस्त्र भाड़े के सैनिकों को काम पर रखा है। हम अब केवल स्थानीय अपराधियों का सामना नहीं कर रहे हैं, हम पेशेवर सैनिकों का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब है ऑपरेशन रद्द करना नहीं, इसका मतलब है इसे और बड़ा करना। वर्मा ने नए दस्तावेज फैलाए। मैंने भारतीय सेना से संपर्क किया है, वे सबसे खतरनाक छापों के लिए सैन्य समर्थन प्रदान करेंगे। अना ने नक्शे पर विशिष्ट स्थानों की ओर इशारा किया। लेकिन एक महत्वपूर्ण समस्या है। वेराक्रूज में हवेली सन जोस में जिन बच्चों की हमने पहचान की है, उन्हें आज दोपहर संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा की ओर स्थानांतरित किया जाएगा। अगर हम उन्हें आज नहीं रोकते हैं तो वे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। वीर ने घबराहट महसूस की। रोहन उस समूह में है। हाँ, और 28 अन्य बच्चे जिन्हें पिछले 2 महीनों में बेचा गया था। शर्मा ने हस्तक्षेप किया। इसका मतलब है हमारी सेनाओं को विभाजित करना। हमें जयपुर, वेराक्रूज और दिल्ली में एक साथ टीमों की जरूरत है। विशिष्ट योजना क्या है? वीर ने पूछा। वर्मा ने एक विस्तृत समय रेखा खोली। चरण 1, 3 बजे तुम अना के साथ निर्मला बाल आश्रम में घुसपैठ करते हो, नियमित निरीक्षण करने वाले समाज कल्याण कार्यकर्ताओं के रूप में वेशभूषा में। बच्चों के सटीक स्थानों की पहचान करो और सबूतों का दस्तावेजीकरण करो। चरण 2, 5 बजे सैन्य दल एक साथ अनाथालय, वेराक्रूजो में हवेली और 2 गुप्त फैक्ट्रियों को घेरते हैं। चरण 3, 6 बजे समन्वित छापे, शांति देवी और सभी सहयोगियों की गिरफ्तारी, पहचान किए गए सभी बच्चों का बचाव, और अगर कुछ गलत होता है, अना ने जवाब दिया, तब हम सुधार करते हैं। लेकिन हम इन बच्चों को देश से बाहर स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दे सकते। दोपहर 2 बजे वीर और अना समाज कल्याण विभाग की एक आधिकारिक कार में निर्मला बाल आश्रम की ओर जा रहे थे। अना के पास एक संघीय पर्यवेक्षक के रूप में नकली पहचान थी। वीर चश्मा,
टोपी और कपड़ों में छिपा हुआ था जो उसे बड़ा दिखता था। याद रखना, अना ने पास आते ही उसे कहा, तुम्हारा लक्ष्य बच्चों को गिनना और निकास की पहचान करना है। किसी ऐसे व्यक्ति से संवाद करने की कोशिश मत करना जिसे तुम पहचान सकते हो। हम शांति देवी को समय से पहले सतर्क नहीं करना चाहते। अनाथालय बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा वीर को याद था। भूरे रंग की दीवारें, सलाखों वाली खिड़कियां, मिट्टी का आंगन जहां बच्चे बिना हवा वाली गेंदों से खेलते थे। लेकिन अब वह उन विवरणों को देख सकता था जिन्हें उसने नजरअंदाज कर दिया था। रणनीतिक स्थानों पर सशस्त्र गार्ड, निगरानी कैमरे, तेजी से निकासी के लिए तैयार वाहन। संचालिका शांति देवी ने झूठी मुस्कान और मुश्किल से छिपी शत्रुता के साथ उसका स्वागत किया। आश्चर्यजनक निरीक्षण। मुझे आधिकारिक सूचना नहीं मिली। अना ने पूरी तरह से जाली दस्तावेज दिखाए। बच्चों के जीवन की स्थितियों पर नियमित संघीय जांच। हमें डॉर्मेट्री, रसोई, चिकित्सा रिकॉर्ड तक पूरी पहुंच की जरूरत है। जबकि अना शांति देवी को नौकरशाही सवालों से विचलित कर रही थी, वीर सुविधाओं के माध्यम से चुपचाप घूम रहा था। मुख्य डॉर्मेट्री में उसने 7 से 14 साल की उम्र के 18 बच्चों को गिना। सभी ने कुपोषण और लगातार डर के लक्षण दिखाए। तहखाने में उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसे भयभीत कर दिया। अस्थायी चारपाई वाला एक कमरा जहां वे स्थानांतरण की तैयारी में बच्चों को रखते थे। वहां 12 बच्चे थे, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जिनकी उम्र 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती थी। एक बच्चे ने उसे फुसफुसाते हुए पहचान लिया। वीर, क्या यह तुम हो? यह 8 साल का कार्तिक था जो पिछले महीने अनाथालय आया था। वीर ने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन फुसफुसाने के लिए पर्याप्त पास आया। आज दोपहर लोग तुम्हें बचाने आ रहे हैं। जब तुम सायरन सुनो तो खिड़कियों से दूर रहना। प्रशासनिक कार्यालयों में। जबकि अना शांति देवी को व्यस्त रखती थी, वीर ने एक छोटे कैमरे से डेस्क पर रखे दस्तावेजों की तस्वीरें खींची। उसने आवंटित कीमतों वाले नामों की सूची, खरीदारों के पते, डिलीवरी का समय देखा। अत्यावश्यक चिह्नित एक फाइल में सभी समस्याग्रस्त संपत्तियों को तुरंत चियापास, ग्वाटेमाला सीमा के पास एक स्थान पर स्थानांतरित करने के आदेश थे, जिसे शरण डेल्टा कहा जाता था। वीर ने समझा कि उन्होंने उस रात सभी बच्चों को देश से बाहर स्थानांतरित करने की योजना बनाई थी। जब वे अनाथालय से बाहर निकल रहे थे, अना ने वीर की चिंतित अभिव्यक्ति को देखा। तुम्हें क्या मिला? वे आज रात सभी बच्चों को ग्वाटेमाला ले जा रहे हैं। हम 6 बजे तक इंतजार नहीं कर सकते। हमें अभी हमला करना होगा। अना ने तुरंत एक सेल फोन का उपयोग करके कमांडेंट वर्मा को फोन किया। पूरे ऑपरेशन में तेजी लाओ। हमारे पास पीड़ितों की तत्काल निकासी के सबूत हैं। असंभव। टीमें 5 बजे तक तैनात नहीं होंगी, तब हम सभी बच्चों को खो देंगे। वीर ने फोन लिया। कमांडेंट, एक तरीका है, लेकिन इसके लिए मुझे अकेले अनाथालय वापस जाना होगा। बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनो। मैं इमारत को पूरी तरह से जानता हूं। मैं बिना पता चले अंदर जा सकता हूं और एक ऐसा विचलन पैदा कर सकता हूं जो टीमों के आने तक निकासी में देरी करे। यह बहुत खतरनाक है। कमांडेंट, अगर हम अभी कुछ नहीं करते हैं तो वे बच्चे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। मैं अपनी जान जोखिम में डालना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं यह जानकर जीऊं कि मैं उन्हें बचा सकता था और मैंने कोशिश नहीं की। एक लंबा ठहराव था। किस तरह का विचलन? वीर ने अनाथालय की ओर देखा, दूरी और समय की गणना की। मैं तहखाने से सभी बच्चों को आजाद कर दूंगा और इतना अराजकता पैदा कर दूंगा कि शांति देवी कुशलता से निकासी के लिए खुद को संगठित न कर सके। मुझे 30 मिनट चाहिए। वीर, अगर तुम्हें पकड़ लिया गया तब आपको मुझे दूसरों के साथ बचाना होगा। अना ने उसे प्रशंसा और आतंक के साथ देखा। क्या तुम्हें मदद की जरूरत होगी? नहीं। एक व्यक्ति अदृश्य रूप से घूम सकता है। 2 व्यक्ति एक टीम है जिसका पता लगाया जा सकता है। वीर ने अपना वेश बदला और अपने सामान्य कपड़ों में लौट आया। आरव के शानदार कपड़े जो वह पहन रहा था। अगर वह अपनी जान जोखिम में डालने जा रहा था तो वह ऐसा उस आदमी की याद का सम्मान करते हुए करना चाहता था जिसने यह सब संभव बनाया था। 30 मिनट, उसने अना से कहा। उसके बाद जो कुछ तुम्हारे पास है उसके साथ आओ। वह अनाथालय की ओर लौटा, जैसे कि वह एक स्थानीय बच्चा हो जो स्कूल से लौट रहा हो। गार्डों ने एक अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जो बस सड़क से गुजर रहा था, लेकिन इमारत में प्रवेश करने के लिए उस तरह की घुसपैठ की आवश्यकता होगी जिसे उसने 5 साल के दौरान सीखा था। एक ऐसी जगह पर जीवित रहने के लिए जहां विवेक का मतलब सुरक्षा और क्रूर दंड के बीच का अंतर था। वह उस पाइप पर चढ़ा जिसका उपयोग उसने हफ्तों पहले भागने के लिए किया था। इस बार वह भाग नहीं रहा था। वह यह सुनिश्चित करने के लिए लौट रहा था कि किसी अन्य पाथ बच्चे को भागना न पड़े। वह अकेले तहखाने में पहुंचा।
जहां उन्होंने बिक्री के लिए निर्धारित बच्चों को रखा था। सभी वहां डरे हुए थे, भूखे थे, एक ऐसे भाग्य की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसे वे पूरी तरह से नहीं समझते थे। मैं वीर हूं, उसने फुसफुसाया, डरो मत। लेकिन जब उसने अस्थायी कोठरियों के दरवाजे खोलना शुरू किया तो उसने तहखाने की सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज सुनी। गलियारे के अंत में 2 सशस्त्र गार्ड दिखाई दिए। भगोड़ा बच्चा, उनमें से एक चिल्लाया। संचालिका बहुत खुश होगी। वीर गार्डों और भयभीत बच्चों के बीच खड़ा रहा, यह जानते हुए कि अगले मिनट यह निर्धारित करेंगे कि उसकी बचाव योजना काम करेगी या यदि वे सभी दूसरे देश में स्थायी गुलामी की ओर ले जाए जाएंगे। लेकिन वह यह भी जानता था कि वह अब डरा नहीं था। उसके पास डर से ज्यादा शक्तिशाली कुछ था। उसके पास उद्देश्य था। उन्हें जाने दो, वीर ने दृढ़ आवाज में कहा। तुम्हारी समस्या मेरे साथ है। गार्ड क्रूरता से मुस्कुराए। तुम्हारी समस्या बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उस समय संघीय टीमें सभी दिशाओं से अनाथालय की ओर बढ़ रही थीं। वे नहीं जानते थे कि उनके सामने खड़ा बच्चा अब वह डरा हुआ शिकार नहीं था जो हफ्तों पहले भाग गया था। वीर एक मुक्तिदाता के रूप में लौट आया था। गार्डों ने अपने हथियार तैयार करके वीर की ओर बढ़े, लेकिन उसने तहखाने में प्रवेश करने के बाद से हर चाल की गणना की थी। वह इमारत के वितरण को उनसे बेहतर जानता था। वह हर छिपने की जगह, हर भागने के रास्ते को जानता था। कार्तिक, उसने 8 साल के बच्चे को चिल्लाया जिसने उसे पहचान लिया था। 10 तक गिनो और फिर आग चिल्लाओ, जितना जोर से चिल्ला सकते हो। फिर उसने मुख्य बिजली स्विच की ओर छलांग लगाई। तहखाने को पूरी तरह से अंधेरे में डुबो दिया। कार्तिक की चीखों ने पूरी इमारत को सतर्क कर दिया। आग, आग, तहखाने में आग है। अराजकता में वीर ने बच्चों को विशिष्ट निर्देश चिल्लाए। मेरे पीछे आओ, एक साथ रहो, अलग मत होना। उसने 12 बच्चों को एक गलियारे से निर्देशित किया जिसे वह पूरी तरह से जानता था। पिछली आंगन की ओर जाने वाली सेवा सीढ़ियों की ओर। गार्ड अंधेरे में उनका पीछा करते थे, लेकिन वीर के पास मैदान के साथ पूर्ण परिचितता का फायदा था। जब वे आंगन पहुंचे तो पूरा अनाथालय अराजकता में था। बच्चे सभी दिशाओं में दौड़ रहे थे। कर्मचारी विरोधाभासी आदेश चिल्ला रहे थे। गार्ड कथित आग के स्रोत की निराशा में तलाश कर रहे थे। उसी क्षण सायरन दूर से बजने लगे। अना संघीय टीमों के साथ ठीक समय पर पहुंच गई थी। आधिकारिक वाहनों ने अनाथालय को सभी कोणों से घेर लिया। सशस्त्र एजेंट चिल्लाते हुए बाहर निकले। केंद्रीय पुलिस विभाग, सब जमीन पर, हाथ जहां हम देख सकें। लेकिन संचालिका शांति देवी ने अपनी खुद की आकस्मिकता तैयार की थी। आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय करो, उसने एक पोर्टेबल रेडियो की ओर चिल्लाया। सबूत मिटाओ, मूल्यवान संपत्तियों को खाली करो। वीर ने अनाथालय के कई कर्मचारियों को भागते हुए वाहनों की ओर दौड़ते हुए देखा। इमारत के पीछे तैयार बच्चों को जबरदस्ती ले जा रहे थे। अना, उसने अंदर आते हुए एजेंटों की ओर चिल्लाया। वे पीछे के निकास से बच्चों के साथ भाग रहे हैं। अना ने तुरंत अवरोधन टीमों का समन्वय किया, लेकिन शांति देवी ने वर्षों से इस आपातकालीन निकासी की सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। 3 ट्रक अनाथालय से बाहर निकलने में कामयाब रहे, इससे पहले कि उन्हें रोका जा सके। अनुमानित 20 बच्चों को अज्ञात गंतव्यों की ओर ले जा रहे थे, लेकिन छापे की लागत किसी ने भी अनुमान नहीं लगाई थी। गोलियों के आदान प्रदान के दौरान कमांडेंट वर्मा बच्चों के एक समूह की रक्षा करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए। एक गोली उनके फेफड़े में घुस गई और उन्हें तुरंत गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाया गया। अना आंखों में आंसू लिए वीर की ओर दौड़ी। वर्मा सर ने अपनी जान जोखिम में डाली ताकि कोई बच्चा घायल न हो। वह अब सर्जरी में है। वीर को विनाशकारी अपराधबोध महसूस हुआ। यह मेरी गलती है। अगर मैंने ऑपरेशन में तेजी लाने पर जोर नहीं दिया होता। नहीं, अना ने दृढ़ता से उसे रोका। वर्मा सर जोखिम जानते थे और हमने 32 बच्चों को बचाया जो हमेशा के लिए गायब हो गए होते, जिनमें ये 12 भी शामिल हैं जिन्हें तुमने व्यक्तिगत रूप से आजाद किया। शर्मा छापे की जगह पर दौड़ते हुए पहुंचे। हमने शांति देवी और उसके 8 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमें दस्तावेज मिले हैं जो अन्य राज्यों में 3 और ऑपरेशन के स्थानों का खुलासा करते हैं, लेकिन हमें कुछ परेशान करने वाला भी मिला है। उन्होंने शांति देवी के कार्यालय से जब्त की गई एक फाइल दिखाई। तुम्हारे खिलाफ एक हत्या का आदेश है वीर, जो तुम्हें खत्म कर देगा। आदेश एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन से आता है। इसका मतलब है कि मैं कभी सुरक्षित नहीं रहूंगा। इसका मतलब है कि हमें पूरे नेटवर्क पर कानूनी कार्रवाई करने तक स्थायी संघीय सुरक्षा की जरूरत है। अना ने जोड़ा, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि तुम्हारी गवाही हमारे पास सबसे मूल्यवान सबूत है। तुम्हारे बिना
इनमें से अधिकांश अपराधी कम सजा के साथ बच सकते हैं। उस रात जब वीर कमांडेंट वर्मा की सर्जरी के बारे में खबरों का इंतजार कर रहा था, उसने न्याय की सच्ची कीमत पर विचार किया। उसने कल्पना की थी कि बच्चों को बचाना, बस उन्हें ढूंढना और सुरक्षित स्थानों पर ले जाना होगा। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि अच्छे वयस्क अपनी जान जोखिम में डालेंगे, कि हिंसा होगी, कि उसे लगातार मौत की धमकियों के साथ जीना पड़ेगा। फादर जॉन अस्पताल के प्रतीक्षालय में उसके पास बैठ गए। क्या तुम्हें इसे शुरू करने का पछतावा है? वीर ने उस कमरे की ओर देखा जहां उसके द्वारा आजाद किए गए 12 बच्चों की डॉक्टरों द्वारा जांच की जा रही थी। कार्तिक, 8 साल का बच्चा जिसने विचलन में मदद की थी, मुस्कुराया और उसे धन्यवाद का इशारा किया। मुझे उन बच्चों को बचाने का पछतावा नहीं है, लेकिन मुझे उन परिणामों के लिए जिम्मेदार महसूस होता है जिनका भुगतान अन्य लोग कर रहे हैं। वीर, कुछ ऐसा जो तुम सीखोगे वह यह है कि जब तुम बुराई से लड़ते हो तो हमेशा लागतें होती हैं। सवाल यह नहीं है कि बलिदान होंगे या नहीं, बल्कि यह है कि क्या बलिदान बचाए गए जीवन के लायक हैं। 2 घंटे बाद सर्जन आशाजनक खबर के साथ बाहर आया। कमांडेंट वर्मा बच जाएंगे। उन्हें महीनों के पुनर्वास की जरूरत होगी, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जब वे अंततः उनसे मिलने गए तो वर्मा होश में थे और हल्के से मुस्कुरा रहे थे। हमने कितने बच्चों को बचाया? उनके पहले शब्द थे। मुख्य छापे में 32, अना ने जवाब दिया। अन्य टीमों ने वेराक्रूज में 18 और त्लाक्सकाला की फैक्ट्रियों में 21 और बच्चों को बचाया। वर्मा ने संतुष्टि के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। एक दिन में 71 जीवन बचाए गए। यह किसी भी गोली के लायक है। उन्होंने सीधे वीर की ओर रुख किया। तुम्हारे साहस ने सभी टीमों को प्रेरित किया। एजेंटों ने देखा कि एक 10 साल का बच्चा अन्य बच्चों को आजाद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, और इसने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा बहादुर होने के लिए प्रेरित किया। लेकिन वर्मा के पास गंभीर खबर भी थी। हमने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन के संचार को बाधित किया है। उन्होंने न केवल तुम्हारे सिर पर, बल्कि छापों में भाग लेने वाले सभी लोगों के सिर पर कीमत लगाई है। अना, शर्मा, यहां तक कि बचाए गए बच्चों को गोद लेने के लिए तैयार परिवार भी। अना अस्पताल के बिस्तर के पास गई। आप क्या सलाह देते हैं कमांडेंट? वर्मा ने जवाब देने से पहले सावधानी से सोचा। स्थायी आश्रय ऑपरेशन। हम आरव की विरासत का उपयोग गुप्त स्थानों में सुरक्षित घरों का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए करते हैं। वीर और उसके गोद लेने वाले परिवार को दीर्घकालिक सुरक्षा की जरूरत होगी, लेकिन उन्हें बचाव ऑपरेशन जारी रखने की क्षमता भी चाहिए। शर्मा ने कानूनी दस्तावेज खोले जो वह लाए थे। मैंने पहले ही कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरव सिंघानिया बाल संरक्षण फाउंडेशन अगले सप्ताह आधिकारिक रूप से स्थापित हो जाएगा। इसे बचाव कार्यों में अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए संघीय प्राधिकरण मिलेगा। और जोधपुर का राठौर परिवार? वीर ने पूछा। कार्मेन और रफाएल पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, शर्मा ने जवाब दिया। वास्तव में उन्होंने पहले ही अपने ठिकाने के एक हिस्से को बचाए गए बच्चों के लिए सुरक्षित सुविधाओं में बदलना शुरू कर दिया है। वे तुम्हारे गोद लेने वाले माता पिता होंगे, लेकिन वे फाउंडेशन के क्षेत्रीय समन्वयक भी होंगे। अना ने जोड़ा। लेकिन तुम्हें एक और चीज पर विचार करने की जरूरत है वीर। मीडिया साक्षात्कार मांग रहा है। तुम्हारी कहानी राष्ट्रीय बन रही है। तुम उस प्रचार का उपयोग सार्वजनिक समर्थन को प्रेरित करने के लिए कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि तुम फिर कभी गुमनाम नहीं हो पाओगे। किस तरह का सार्वजनिक समर्थन? पूरे गणराज्य के परिवारों ने बचाए गए बच्चों को गोद लेने की पेशकश करते हुए फोन किया है। व्यापारियों ने बचाव कार्यों के लिए धन दान किया है। यहां तक कि संघीय सरकार ने भी बाल तस्करी के खिलाफ एक विशेष प्रभाग बनाने का वादा किया है। वर्मा ने बिस्तर पर प्रयास से खुद को उठाया। वीर, 1 सप्ताह में तुम एक भगोड़े अनाथ बच्चे से एक राष्ट्रीय आंदोलन के नेता बन गए। यह हजारों जीवन बचाने की शक्ति के साथ आता है, लेकिन ऐसी जिम्मेदारियों के साथ भी जो तुम्हारे शेष अस्तित्व को परिभाषित करेंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वीर ने अस्पताल की खिड़की से जयपुर शहर की ओर देखा। वहां कहीं बाहर बच्चे भ्रष्ट अनाथालयों में सो रहे थे, गुप्त फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, ऐसे गंतव्यों की ओर ले जाए जा रहे थे जहां उन्हें गुलाम बनाया जाएगा। कमांडेंट, 3 हफ्ते पहले मेरा एकमात्र लक्ष्य एक और दिन जीवित रहना था। अब मेरे पास यह सुनिश्चित करने का अवसर है कि अन्य बच्चों को बस जीवित न रहना पड़े, उनके पास वास्तव में खुशहाल जीवन की उम्मीद हो सकती है। उसने कमरे में सभी वयस्कों की ओर रुख किया। अगर आप बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना जारी रखने को तैयार हैं, तो मैं इस मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने को तैयार हूं। अना मुस्कुराई। तो
कल हम चरण 2 शुरू करते हैं, पहले स्थायी बचाव केंद्र का निर्माण। लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि उस रात जब वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, शांति देवी को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन द्वारा भुगतान की गई जमानत पर जेल से रिहा किया जा रहा था। उन्हें नहीं पता था कि वह तुरंत एक प्रतिशोध को समन्वित करने के लिए वापस आ गई थी, जो न केवल वीर बल्कि बचाए गए सभी बच्चों को खतरे में डाल देगी। बाल तस्करी के खिलाफ युद्ध बस तेज हो गया था। एक सप्ताह बाद वीर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस के मंच पर खड़ा था। वह गवाही देने की तैयारी कर रहा था, जो भारत के इतिहास में बाल तस्करी के सबसे बड़े आपराधिक संगठन के भाग्य का निर्धारण करेगी। हॉल पत्रकारों, पीड़ितों के परिवारों, संघीय अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों से भरा था। यह उन अपराधों के खिलाफ सदी का मुकदमा था जिन्हें अधिकांश समाज अनदेखा करना पसंद करता था। शांति देवी 12 सह षड्यंत्रकारियों के साथ अभियुक्तों की मेज पर बैठी थी, जिनमें भ्रष्ट राजनेता, रिश्वतखोर पुलिसकर्मी और गुलाम बच्चों के नियमित खरीदार शामिल थे। सभी मानव तस्करी के आरोपों का सामना कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप आजीवन कारावास हो सकता था। लेकिन वीर जानता था कि असली टकराव कानूनी नहीं, नैतिक था। उसकी गवाही को भारतीय लोगों को यह समझाना था कि अनाथ बच्चों की रक्षा करना राष्ट्रीय जिम्मेदारी थी, वैकल्पिक दान नहीं। मुख्य अभियोजक ने सीधे उसकी ओर रुख किया। वीर राठौर, कृपया अदालत को बताएं कि शांति देवी के निर्देशन में निर्मला बाल आश्रम में जीवन कैसा था। 3 घंटे तक वीर ने उन आपराधिक ऑपरेशनों का व्यवस्थित रूप से वर्णन किया जिन्हें उसने देखा था। बच्चे कृषि मजदूरों के रूप में बेचे गए, लड़कियों को ऐसे परिवारों में स्थानांतरित किया गया जिन्होंने उनका यौन शोषण किया, शिशुओं को विशिष्ट राशि के लिए अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को सौंप दिया गया। उसने रोहन के गायब होने की कहानी सुनाई, सहपाठियों के लिए कीमत की बातचीत सुनने का रात का आतंक, बच्चों की इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए डिजाइन किए गए दंडों की प्रणाली, जब तक उन्होंने अनाथालय से बेहतर किसी भी भाग्य को स्वीकार नहीं किया। लेकिन सबसे शक्तिशाली तब था जब अभियोजक ने उससे पूछा कि उसने इन अपराधों को उजागर करने के लिए अपनी जान शान जोखिम में डालने का फैसला क्यों किया। वीर ने जवाब देने से पहले सीधे शांति देवी की ओर देखा, क्योंकि मैं समझा कि मेरे दुख का अर्थ तभी था जब मैंने इसका उपयोग अन्य बच्चों को उसी तरह पीड़ित होने से रोकने के लिए किया। संचालिका शांति देवी ने हमें सिखाया कि अनाथों का कोई मूल्य नहीं है, कि अगर हम गायब हो जाते हैं तो कोई हमें याद नहीं करेगा। उसकी आवाज मजबूत हुई जबकि उसने जारी रखा, लेकिन वह गलत थी। हर बच्चे का पूर्ण मूल्य होता है। हर बच्चा प्यार किए जाने, शिक्षित होने, संरक्षित होने का हकदार है। और जब वयस्क उस जिम्मेदारी में विफल होते हैं तो अन्य वयस्कों का हस्तक्षेप करने का दायित्व होता है। तभी शांति देवी के बचाव पक्ष ने अपनी सबसे हताश चाल चली। महाशय, अभियोजन पक्ष के वकील ने हस्तक्षेप किया। यह गवाह एक 10 साल का बच्चा है जिसे राजनीतिक एजेंडे वाले वयस्कों द्वारा हेरफेर किया गया है। उसकी गवाही विशिष्ट प्रशिक्षण से दूषित है। शांति देवी उठी और जहर से भरी आवाज में सीधे वीर की ओर बात की। तुम एक समस्याग्रस्त बच्चे थे जो लगातार गड़बड़ी पैदा करता था। तुम भोला भाला वयस्कों से ध्यान और पैसा पाने के लिए कहानियां गढ़ते हो। हॉल आक्रोशित फुसफुसाहट से भर गया, लेकिन वीर ने पूरी शांति के साथ जवाब दिया। श्रीमती शांति देवी, अगर मैंने ये कहानियां गढ़ी तो अदालत को समझाओ कि रोहन वर्मा, मारिया हबीब, पेड्रो पटेल और एलेना रॉय कहाँ हैं। समझाओ कि हमने 32 बच्चों को गुलामी की शर्तों के तहत उन स्थानों पर क्यों पाया जिन्हें केवल तुम जानती थी। अभियोजक ने जोड़ा, और समझाओ कि तुम्हारे व्यक्तिगत कार्यालय में 58 अमेरिकी डॉलर नकद क्यों मिले, साथ ही विभिन्न उम्र के बच्चों के लिए कीमतों की सूची के साथ। शांति देवी जवाब नहीं दे सकी, लेकिन यह रोहन की गवाही थी जिसने उसके भाग्य को सील कर दिया। रोहन को वेराक्रूज के बागान से गंभीर चिकित्सा स्थितियों में बचाया गया था। गंभीर कुपोषण, निर्जलीकरण, अनुपचारित घावों से संक्रमण। उसने शारीरिक रूप से ठीक होने में हफ्तों बिताए थे, लेकिन उसकी गवाही स्पष्ट और विनाशकारी थी। वीर ने मुझसे वादा किया था कि वह मदद ढूंढेगा। रोहन ने टूटी हुई लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, भले ही उन्होंने मुझे बेच दिया और मैंने सोचा कि मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगा, मैंने उसके वादे पर विश्वास करना जारी रखा। उसने सीधे शांति देवी की ओर रुख किया। तुमने मुझसे कहा था कि कोई मुझे याद नहीं करेगा क्योंकि मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन तुम गलत थी। वीर मेरा भाई है और वह मुझे कभी नहीं भूला। रोहन की गवाही के बाद 18 अन्य बचाए गए बच्चों ने गवाही दी। हर कोई विशिष्ट दुर्व्यवहार की कहानी सुनाता था। हर कोई शांति देवी को उन्हें बेचने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में पहचानता था। लेकिन निर्णायक क्षण तब आया जब अभियोजक ने वह सबूत पेश किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। महाशय,
हम श्रीमती शांति देवी और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के बीच संघीय निगरानी ऑपरेशन के दौरान बाधित टेलीफोन बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश करते हैं। रिकॉर्डिंग में शांति देवी की आवाज विशिष्ट बच्चों के लिए विशिष्ट कीमतों पर बातचीत करते हुए, परिवहन के तरीकों पर चर्चा करते हुए, सफल डिलीवरी की पुष्टि करते हुए बज रही थी। एक विशेष रूप से भयावह रिकॉर्डिंग में शांति देवी को एक खरीदार से यह कहते हुए सुना गया था, भारतीय बच्चे अन्य देशों की तुलना में सस्ते हैं और कम समस्याग्रस्त हैं क्योंकि वे बिना सवाल किए आज्ञा मानने के आदी हैं। जब रिकॉर्डिंग बजना समाप्त हुई तो हॉल में पूरी तरह से चुप्पी थी। न्यायाधीश ने शांति देवी की ओर रुख किया। क्या तुम्हारे पास कोई अंतिम बयान है? शांति देवी उठी और पछतावा दिखाने के बजाय उसने अपनी बुराई की वास्तविक गहराई का खुलासा किया। ये बच्चे गरीबी और दुख के जीवन के लिए नियत थे। मैंने उन्हें काम के अवसर प्रदान किए जिसने उनकी स्थितियों में सुधार किया। भारतीय समाज अनाथों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने उन्हें उद्देश्य देने के लिए तैयार लोगों को ढूंढा। उसके बयान ने पूरे हॉल में श्रव्य आक्रोश पैदा किया। वीर गवाह के मंच पर उठ खड़ा हुआ। महाशय, मैं जवाब देने की अनुमति मांगता हूं। न्यायाधीश ने सिर हिलाया। श्रीमती शांति देवी, तुमने हमें अवसर नहीं दिए। तुमने हमारा बचपन चुरा लिया। तुमने हमारे जीवन में सुधार नहीं किया। तुमने उन्हें नष्ट कर दिया। और तुमने हमें उद्देश्य देने वाले लोगों को नहीं ढूंढा। तुमने हमें शोषण करने वाले अपराधियों को ढूंढा। वीर ने परिवारों, पत्रकारों और अधिकारियों से भरे दर्शकों की ओर देखा, लेकिन तुमने कुछ महत्वपूर्ण हासिल किया। तुमने हमें ठीक ठीक सिखाया कि हम किस तरह के वयस्क नहीं बनना चाहते। जूरी ने 4 घंटे तक विचार विमर्श किया। जब वे लौटे तो फैसला सर्वसम्मत था। सभी आरोपों पर दोषी शांति देवी को बिना पैरोल की संभावना के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके 12 सह षड्यंत्रकारियों को 15 से 40 साल के बीच की सजा मिली, लेकिन सजा से ज्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतिक्रिया थी। भारत के राष्ट्रपति ने एक स्थायी संघीय बाल संरक्षण कार्यक्रम बनाने की घोषणा की, जिसे विशेष रूप से मानव तस्करी को रोकने के लिए वित्त पोषित किया गया। संसद ने बाल शोषण के खिलाफ सख्त कानून पारित किए, जिसमें नाबालिगों की बिक्री में शामिल किसी भी वयस्क के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा थी। और आधिकारिक तौर पर वीर कानून स्थापित किया गया, जो किसी भी अनाथालय की स्वचालित संघीय जांच की मांग करता है, जहां बच्चे उचित दस्तावेजीकरण के बिना गायब हो जाते हैं। मुकदमे के बाद वीर का दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोगों ने स्वागत किया। पूरे देश के परिवारों ने व्यक्तिगत रूप से उसे उन सुधारों को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद देने के लिए यात्रा की जो उनके अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जश्न निजी था। उस रात संघीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए एक सुरक्षित घर में वीर ने उन सभी बच्चों के साथ मुलाकात की जिन्हें समन्वित छापों के दौरान बचाया गया था। 5 से 15 साल की उम्र के 71 बच्चे, सभी अब प्यार करने वाले गोद लेने वाले परिवारों की देखभाल में या गोद लेने की प्रक्रिया में थे। रोहन कुछ अपने हाथों में लिए वीर के पास आया। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं किसी दिन तुम्हें धन्यवाद देने के लिए कुछ खास करूंगा। उसने उसे एक सावधानीपूर्वक बनाया गया कागज का हवाई जहाज सौंप दिया। यह वही डिजाइन है जो मैं अनाथालय में बनाता था, लेकिन इस बार मैंने इसे नए साफ कागज से बनाया है, जैसे हमारा जीवन। 71 बच्चों ने एक आश्चर्य तैयार किया था। हर किसी ने अपने नए जीवन, अपने गोद लेने वाले परिवारों, अपनी शैक्षिक योजनाओं, भविष्य के अपने सपनों का वर्णन करते हुए एक धन्यवाद पत्र लिखा था। अना ने कुछ पत्र जोर से पढ़े। कार्तिक, उम्र 8 साल। अब मैं एक ऐसे परिवार के साथ रहता हूं जो मुझे अपने खिलौने रखने देता है। मैं उस डॉक्टर की तरह डॉक्टर बनूंगा जिसने मुझे बचाया जब मैं घायल था। मारिया एलेना, उम्र 12 साल। मेरी नई मां मुझे पियानो बजाना सिखा रही है। मैं संगीत शिक्षक बनना चाहती हूं ताकि अन्य बच्चों को संगीत सिखा सकूं जिन्होंने कठिन चीजों से गुजरा है। रोहित, उम्र 14 साल। मैं कानून का अध्ययन करूंगा ताकि मैं अभियोजक बन सकूं और बच्चों को चोट पहुंचाने वाले अपराधियों पर मुकदमा चला सकूं, जैसे उस अभियोजक ने जिसने हमारी मदद की। हर पत्र न केवल एक बचाए गए बच्चे का प्रतिनिधित्व करता था, बल्कि संभावनाओं से भरे एक भविष्य का भी जिसे बहाल किया गया था। जब उन्होंने पत्र पढ़ना समाप्त किया, वीर ने समूह को संबोधित किया। तुम मुझे उससे ज्यादा उम्मीद देते हो जितनी मैंने तुम्हें दी थी। हर कोई अपने अनुभव का उपयोग दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए करेगा। इसका मतलब है कि हमारा दुख कुछ ऐसा में बदल गया है जो अन्य लोगों को बचा सकता है। लेकिन अना का एक अंतिम सवाल था, और अब क्या? वीर, तुमने सैकड़ों पीड़ितों के लिए न्याय जीता है। तुमने राष्ट्रीय सुधारों को प्रेरित किया है। तुमने एक फाउंडेशन स्थापित किया है जो भविष्य में हजारों जीवन बचाएगा।
तुम्हारा अगला कदम क्या है? वीर मुस्कुराया, रोहन द्वारा उसे उपहार में दिया गया कागज का हवाई जहाज पकड़े हुए। अब मैं एक सामान्य बच्चे की तरह जीऊंगा, अपने जीवन में पहली बार। मैं स्कूल जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं कारमेन और रफाएल राठौर का बेटा बनूंगा। उसने रुका, लेकिन मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि आरव सिंघानिया फाउंडेशन तब तक बढ़ता रहे जब तक भारत में किसी भी बच्चे को बेचे जाने, शोषण किए जाने या छोड़े जाने के डर में नहीं जीना पड़ेगा। उस घोषणा का सभी उपस्थित लोगों ने तालियों से स्वागत किया। शांति देवी के खिलाफ लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन अनाथ बच्चों की रक्षा करने का मिशन अभी शुरू हुआ था। 3 साल बाद वीर 13 साल की उम्र में जोधपुर के विज्ञान और मानविकी कॉलेज के गलियारों में चल रहा था। अपनी तैयारी कक्षा का सबसे कम उम्र का छात्र था। उसके शिक्षकों ने उसे एक शैक्षणिक प्रतिभाशाली, एकेडमिक प्रोडिजी के रूप में वर्णित किया, लेकिन साथ ही सबसे परिपक्व छात्र के रूप में जिसे वे कभी मिले थे। हर सुबह कक्षाओं से पहले वीर अपने ठिकाने की रसोई में कारमेन और रफाएल राठौर के साथ नाश्ता करता था। सामान्य पारिवारिक बातचीत और फाउंडेशन के बचाव ऑपरेशन के समन्वय के बीच दिन की योजना बनाता था। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा कैसी चल रही है? कारमेन ने उसे अंडे की भुर्जी परोसते हुए पूछा। अच्छी, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने मुझे पहले ही त्वरित चिकित्सा कार्यक्रम के लिए स्वीकार कर लिया है। मैं अगले साल शुरू कर सकता हूं। और नए आश्रय? रफाएल ने कॉफी पीते हुए दस्तावेजों से सलाह ली। जयपुर का आश्रय पूरा हो गया है। कक्षाओं, चिकित्सा क्लिनिक, व्यावसायिक कार्यशालाओं के साथ 40 बच्चों की क्षमता। वेरा क्रूज का आश्रय अगले महीने खुलता है, कारमेन ने जोड़ा। अना ने कल फोन किया। उन्होंने चियापास में एक और आपराधिक नेटवर्क की पहचान की है। 15 बच्चों को तत्काल बचाव की जरूरत है। वीर ने अपना नाश्ता खत्म करते हुए सिर हिलाया। 13 साल की उम्र में वह बचाव ऑपरेशन के बारे में बातचीत करता था, जैसे अन्य किशोर खेल या संगीत के बारे में बात करते हैं। लेकिन उसने कुछ ऐसा भी हासिल कर लिया था जो उसके पास कभी नहीं था, एक सच्चा बचपन। राठौर परिवार ने उसे न केवल कानूनी रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी गोद लिया था। कारमेन उसे गाने के साथ उठाती थी, प्यार भरे नोट्स के साथ लंच पैक करती थी। जब उसे उन विषयों में कठिनाई होती थी जो उसके बचाव मिशन से संबंधित नहीं थे, तो उसे होमवर्क में मदद करती थी। रफाएल ने उसे घोड़े की सवारी करना, ट्रैक्टरों की मरम्मत करना, ठिकाने से गुजरने वाली नदी में मछली पकड़ना सिखाया था। उसने उसे बेटे के अनुभव दिए थे जिसने अनाथपन के वर्षों की भरपाई की। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, दोनों ने बचाव कार्य जारी रखने की उसकी जरूरत का सम्मान किया था, जबकि उसे बस एक किशोर होने के लिए भी जगह दी थी। कक्षाओं के बाद वीर आरव सिंघानिया फाउंडेशन के कार्यालयों की ओर जाता था, जो ठिकाने के एक हिस्से में स्थापित थे, जिसे राष्ट्रीय ऑपरेशन केंद्र में बदल दिया गया था। अना अब 20 साल की फील्ड ऑपरेशन की निदेशक के रूप में सेवा करती थी। उसने बचाव कार्यों का समन्वय करते हुए बाल मनोविज्ञान में विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वह बड़ी बहन बन गई थी जो वीर के पास कभी नहीं थी। राष्ट्रपति के साथ बैठक के लिए तैयार हो। जब वह पहुंचा तो उसने पूछा। भारत के राष्ट्रपति ने बाल संरक्षण कार्यक्रमों के राष्ट्रीय विस्तार पर चर्चा करने के लिए वीर के साथ व्यक्तिगत बैठक का अनुरोध किया था। 3 वर्षों में वीर कानून के परिणाम स्वरूप 800 से अधिक बच्चों को बचाया गया था और 32 आपराधिक नेटवर्क पर मुकदमा चलाया गया था। वह क्या प्रस्ताव देगा? वीर ने पूछा। वह चाहते हैं कि फाउंडेशन बाल तस्करी का मुकाबला करने के लिए सरकार का आधिकारिक संगठन बन जाए। पूर्ण संघीय बजट, विस्तारित कानूनी प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय। और तुम क्या सोचते हो? अना ने सावधानी से विचार किया। इसका मतलब है कि हम हजारों और बच्चों को बचा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नौकरशाही, राजनीति, समझौते भी हैं जो हमारी प्रभावशीलता को सीमित कर सकते हैं। वीर ने हाल के ऑपरेशन की रिपोर्टों का अध्ययन किया। 3 वर्षों में उन्होंने बचाव प्रणालियों को पूर्ण कर दिया था जो स्विस घड़ी की तरह काम करती थीं। पीड़ितों की पहचान, अधिकारियों के साथ समन्वय, बचाव ऑपरेशन, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास, गोद लेने वाले परिवारों के साथ प्लेसमेंट, दीर्घकालिक अनुवर्ती। हम वर्तमान में प्रति माह कितने बच्चों को बचा रहे हैं? औसत 43। लेकिन हम मामलों को भी रोक रहे हैं। 28 अनाथालयों को बंद कर दिया गया है, इससे पहले कि वे बच्चों को बेच सकें, क्योंकि हमारी जांचों ने अलार्म संकेतों की पहचान की। वीर मुस्कुराया। आरव को गर्व होगा, लेकिन कुछ ऐसा था जिस पर अना निजी तौर पर चर्चा करना चाहती थी। वीर, मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना है। मैं बाल आघात में विशेषज्ञता रखने वाले मनोवैज्ञानिकों से बात कर रही हूं। तुम ऐसी जिम्मेदारियां संभाल रहे हो जिन्हें अधिकांश वयस्क सहन नहीं कर सकते।
तुम्हें वास्तव में कैसा महसूस होता है? यह सालों में पहला मौका था जब किसी ने उसकी परिचालन प्रभावशीलता के बजाय उसके भावनात्मक कल्याण के बारे में पूछा था। मैं पूरा महसूस करता हूं, सावधानी से सोचने के बाद उसने जवाब दिया। मेरे जीवन के पहले 10 वर्षों के दौरान सब कुछ बिना उद्देश्य के दुख था। अब मैंने जो दुख अनुभव किया है उसका अर्थ है क्योंकि यह मुझे दूसरों की मदद करने की अनुमति देता है। लेकिन क्या तुम्हारे पास बस एक सामान्य किशोर होने का समय है? वीर हंसा। अना, मैं कभी सामान्य किशोर नहीं बनूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं खुश नहीं हूं। उसने उसे अपने डेस्क पर रखी तस्वीरें दिखाईं, कार्मेन और रफाएल के साथ पारिवारिक क्षण, बचाए गए बच्चों के स्नातक जिन्होंने शिक्षा पूरी कर ली थी, गोद लेने वाले परिवारों से पत्र, उन्हें उनके गोद लिए गए बच्चों के साथ फिर से मिलाने के लिए धन्यवाद देते हुए। यह मेरा सामान्य जीवन है और यह मेरे लिए एकदम सही है। उस दोपहर एक फोन कॉल आया जिसने सब कुछ फिर से बदल दिया। रोहन अब 12 साल का और लखनऊ में एक प्यार करने वाले परिवार के साथ रह रहा था। खुद से आपराधिक नेटवर्क की जांच कर रहा था। उसके स्कूल ने एक संगठन के सबूतों की खोज की थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने के लिए मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों का अपहरण करता था। वीर ने उसे फोन पर कहा, मुझे लगता है कि मुझे कुछ ऐसा मिला है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। किस तरह का संगठन? वे केवल अनाथ बच्चों को नहीं बेचते हैं, वे सामान्य परिवारों के बच्चों का अपहरण कर रहे हैं। मुझे मेरे स्कूल के बच्चों के नामों की सूची मिली, उनके घरों के पते, उनके माता पिता के कार्यक्रम। वीर को सिहरन महसूस हुई। तुमने अपने गोद लेने वाले माता पिता से बात की है? हाँ, वे पुलिस को बुलाने जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हें पहले पता चले, क्योंकि मुझे लगता है कि यह संगठन उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो शांति देवी के लिए काम करते थे। वीर ने फोन काट दिया और तुरंत कमांडेंट वर्मा को फोन किया, जो अपनी चोटों से पूरी तरह से ठीक हो चुके थे और अब संघीय बाल तस्करी विरोधी प्रभाग के निदेशक थे। कमांडेंट, मुझे लगता है कि हमें वह मूल संगठन मिल गया है जो शांति देवी के ऑपरेशन की निगरानी करता था। अगले 6 घंटों के दौरान वीर ने अपने जीवन की सबसे जटिल जांच का समन्वय किया। रोहन के सबूत ने 12 राज्यों में आपराधिक ऑपरेशन की खोजों को जन्म दिया, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से कनेक्शन और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान 200 से अधिक बच्चों का अपहरण करने की योजना। 13 साल की उम्र में वीर बचाव कार्यों का समन्वय कर रहा था, जिसमें अमेरिकी FBI, इंटरपोल और 4 देशों की सुरक्षा एजेंसियां शामिल थीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने महसूस किया कि उसका मिशन पूरी तरह से विकसित हो गया था। वह अब केवल एक उत्तरजीवी बच्चा नहीं था जो अन्य उत्तरजीवियों की मदद कर रहा था, वह एक अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण आंदोलन का नेता बन गया था। 3 हफ्ते बाद, जब अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन के परिणामस्वरूप 120 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और 236 बच्चों का बचाव हुआ, वीर को संयुक्त राष्ट्र से बाल अधिकारों के वैश्विक रक्षक के रूप में आधिकारिक मान्यता मिली। लेकिन जिस समारोह का उसके लिए सबसे ज्यादा मतलब था, वह निजी था। कार्मेन और रफाएल ने ठिकाने पर एक पारिवारिक उत्सव का आयोजन किया, जिसमें पिछले 3 वर्षों के दौरान बचाए गए सभी बच्चों को आमंत्रित किया गया, जो अब पूरे भारत में गोद लेने वाले परिवारों के साथ रह रहे थे। 150 से अधिक लोग पहुंचे। बचाए गए बच्चे अपने नए परिवारों के साथ, फाउंडेशन के कार्यकर्ता, बचाव कार्यों में भाग लेने वाले अधिकारी, यहां तक कि जिन परिवारों ने बच्चे खो दिए थे लेकिन अन्य बच्चों की मदद करने में उद्देश्य पाया था। रोहन ने वीर को एक पट्टिका उपहार में दी थी जिसे उसने बनवाया था, वीर राठौर को, जिसने हमें सिखाया कि अनाथ नायक बन सकते हैं। अना ने उसे एक किताब सौंपी थी जिसे वह लिख रही थी, आरव सिंघानिया फाउंडेशन की पूरी कहानी, शिकार से मुक्तिदाता तक। कार्मेन और रफाएल ने उसे सबसे महत्वपूर्ण उपहार दिया, 3 साल पहले पूरे किए गए गोद लेने के कागजात, लेकिन एक नया दस्तावेज भी उसे आधिकारिक रूप से उनके पास मौजूद हर चीज का वारिस स्थापित करता था, जिसमें वह ठिकाना भी शामिल था जो बचाव ऑपरेशन का केंद्र बन गया था। तुम हमारे बेटे हो, कार्मेन ने आंसू के साथ उससे कहा, लेकिन तुम वह बेटे भी हो जिसकी भारत को जरूरत है। जब उस रात सभी चले गए, वीर न्यूमैन की पहाड़ियों के ऊपर सितारों को देखते हुए ठिकाने के बरामदे पर अकेला बैठा था। उसने 10 साल के बच्चे के बारे में सोचा जो एक दफन कार के अंदर रोया था, दुनिया में पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा था। अब उसके पास एक ऐसा परिवार था जो उसे बिना शर्त प्यार करता था, एक ऐसा मिशन जो हर दिन को अर्थ देता था, और यह जानकर संतुष्टि थी कि सैकड़ों बच्चों का जीवन बेहतर था, क्योंकि उसने अपने दुख को दूसरों के लिए मुक्ति में बदलने का चुनाव किया था। उसने एक नई नोटबुक खोली और लिखा, आज आरव की कार मिलने के 3 साल पूरे हो गए हैं।
3 साल यह जानने के बाद कि ऐसे वयस्क मौजूद थे जो अनाथ बच्चों को अपने बेटे की तरह प्यार करने को तैयार थे। अगले सप्ताह मैं बाल चिकित्सा दवा का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय शुरू करता हूँ। 10 सालों में मैं बाल आघात में विशेषज्ञ डॉक्टर बनूंगा। 20 सालों में आरव सिंघानिया फाउंडेशन ने लैटिन अमेरिका के सभी देशों में आश्रय स्थापित कर दिए होंगे। लेकिन आज रात जो चीज मुझे सबसे ज्यादा खुशी से भरती है वह यह जानना है कि कल मैं एक आरामदायक बिस्तर में प्यार से भरे घर में ऐसे माता पिता के साथ जागूंगा जो मेरी शिक्षा और मेरी खुशी की परवाह करते हैं। और मैं यह जानकर भी जागूंगा कि भारत में कहीं कोई बच्चा है जो खतरे में है और मेरे पास उसे बचाने के लिए संसाधन, अनुभव और टीम है। दफनकार ने मुझे सिखाया कि दुखद अंत चमत्कारी शुरुआत में बदल सकते हैं। मेरा जीवन वास्तव में उस दिन तक शुरू नहीं हुआ जब मैंने फैसला किया कि मेरे दुख का अर्थ तभी होगा जब मैं इसका उपयोग दूसरों के दुख को खत्म करने के लिए करूंगा। मिशन जारी है। वीर ने नोटबुक बंद कर दी और घर में प्रवेश किया जहां कार्मेन और रफाएल गर्म चॉकलेट और दिन के रोमांच की कहानियों के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। अपने जीवन में पहली बार वह एक साथ एक प्यारा बेटा और एक प्रेरक नेता था। वह एक सामान्य किशोर था जो घोड़ों के साथ खेलता था और परीक्षा के लिए अध्ययन करता था, लेकिन वह कमजोर बच्चों की रक्षा में सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आवाज भी था। उसने आरव सिंघानिया की याद का सम्मान करने का सही तरीका ढूंढ लिया था, उसे मिले प्यार को अनंत रूप से गुणा करके, यह सुनिश्चित करके कि हर बचाए गए बच्चे को दूसरों के मुक्तिदाता बनने का अवसर मिले। मुक्ति का चक्र हर छुए गए जीवन के साथ, हर बने परिवार के साथ, हर बच्चे के साथ बढ़ता गया, जिसने सीखा कि अनाथ होने का मतलब शिकार होना नियत नहीं है। जोधपुर की पहाड़ियों में ऐसे सितारों के नीचे जिन्होंने इतना दुख और इतना उपचार देखा था, राठौर परिवार का घर हर उस बच्चे के लिए आशा का एक प्रकाश स्तंभ बन गया था जिसे यह जानने की जरूरत थी कि वह दुनिया में अकेला नहीं है। और वीर राठौर, वह बच्चा जिसने एक दफन कार में शरण पाई थी और बिना रुके रोने लगा था, अब सोता था हर रात कृतज्ञता के आंसू के साथ, एक ऐसे जीवन के लिए जिसने उन सभी सपनों को पार कर लिया था जिनकी उसने कभी हिम्मत की थी। अगर आप बाल विजय की इस कहानी से भावुक हुए तो आने वाली प्रेरक कहानियों को न चूकने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें टिप्पणी में बताएं कि क्या आप बच्चों की इसी तरह की कोई कहानी जानते हैं जिन्होंने अपनी नियति को बदलने में कामयाबी हासिल की। भगवान उन सभी बच्चों की रक्षा करें जो बेहतर भविष्य के लिए लड़ रहे हैं।